चलिए बताइए वो रिपोर्ट क्या थी? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। चलिए जरा देखते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो उसमें क्या चीज बता रहा है? पहली चीज क्या है? हर 2 साल में एक बार आती है। एवरी 2 ईयर्स, ठीक है। और सेकंड बात, चलो उसको छोड़ो, और काम की बात कोई और। एडिशन हुई है इसकी फॉरेस्ट कवर असेसमेंट, टाइगर रिजर्व की एडिशन हुई है और टाइगर कॉरिडोर एरिया। टाइगर रिजर्व इंक्रीज हो गए, यस सर। फिर टाइगर कॉरिडोर, यस सर। और वो डिकेडल चेंज जो है फॉरेस्ट में, ये वाला भी ऐड हुआ है। क्या चीज हुआ है? डिकेडल चेंज। ठीक है, डेकेडल चेंज हो गया। यस सर। और सर टोटल जो फॉरेस्ट कवर है वो 24% पॉइंट 60 सॉरी 24.62%। 24.62%, ये है कोई चेंज हुआ है इसमें? सर नहीं है अभी लेटेस्ट। मतलब इससे पहले वाले में कितना था? मतलब कोई चेंज बता रहा है क्या? परसेंट, एब्सोल्यूट परसेंट के परसेंट में कोई चेंज आई है? पॉइंट के बाद थोड़ा सा। पॉइंट के बाद यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है। अच्छा, और सर फिर लार्जेस्ट कवर कौन सी स्टेट में है? वो तो चलो एमपी हो गया होगा यस सर। और स्टेट लार्जेस्ट। जिन्होंने इम्प्रूव किया है? हाँ, अब ये स्टेट जिन्होंने इम्प्रूव किया है वो क्या है सबसे पहली? आंध्र प्रदेश। इम्प्रूवमेंट, यस सर। सबसे पहली पे आंध्र प्रदेश, यस सर। तेलंगाना। तेलंगाना, उड़ीसा। उड़ीसा, कर्नाटका एंड झारखंड। कर्नाटका और झारखंड, ठीक है। और और स्टेट कुछ तो जिन्होंने थोड़ा बहुत डिक्लाइन हो गया, यस डिक्रीज, सर डिक्लाइन। वो क्या है? सिक्किम। सिक्किम पहले नंबर पे, यस सर। सिक्किम, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट एंड पंजाब। नॉर्थ ईस्ट एंड पंजाब। यस सर। और कोई काम की न्यूज़? सर टोटल मैंग्रोव एरिया। अच्छा, मैनग्रूव इंक्रीज हुआ, यस सर। मैनग्रूव इंक्रीज हो गया, ठीक है। और कोई चीज़? और फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर भी हमारा वो एनहांस हुआ है। ठीक है। कार्बन स्टॉक भी इंक्रीज हुआ है। सिक्किम में थे, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट एंड पंजाब में। पंजाब। और कोई चीज़ है? इतना बहुत है ना? क्या बता रहा है आपको ये इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कब आई है? 2021 में आई है ना? 2021 है ना? ठीक है, तो क्या बता रहा है? हर 2 साल में आती है। फिर टाइगर रिजर्व हमारे इंक्रीज हुए, टाइगर कॉरिडोर इंक्रीज हुआ, डेकेडल चेंज हुआ। डेकेडल चेंज मतलब? इसके एडिशन हुआ है इन टॉपिक्स में। डिजिटल चेंज मतलब 10 ईयर में हाँ, कंसिक्यूटिव एडिशन एडिशन हुआ है हुआ किन है। टॉपिक का मतलब? 2021 में जो रिपोर्ट है उसमें ये चीज़ ऐड की गई है। क्या चीज़? ये टाइगर रिजर्व्स वगैरह, ओके, ठीक है। पहले टाइगर रिजर्व को इस रिपोर्ट में नहीं डालते थे, अब आज से जो है टाइगर रिजर्व को भी डाल रहे हैं, चलो ठीक है। फिर ये हो गया अपना क्या, परसेंटेज वाइज कितना हमारा क्या है फॉरेस्ट कवर, ठीक है। फिर एमपी में लार्जेस्ट है, ये आपको पहले ही पता है, ये तो इसमें तो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। फिर इंप्रूवमेंट सबसे पहले कौन, सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट कहाँ हुई है? आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका और झारखंड। और डिक्लाइन कहाँ पर हुआ है? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट और पंजाब, ठीक है। और मैनग्रूव कवर इंक्रीज हुआ। तो ये बेसिक सी चीज़ें, आप जिसने नहीं लिखा था वो लिख लो, आपको कहीं काम आ जाएगा, ठीक है।
लिख लिया आपने? लिख लो जिसको लिखना है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये पंखा फुल पे चलता है ना हमेशा? आज हमारी काम की जो क्लास है उसमें हमें वेटलैंड देखने हैं, वेटलैंड के नाम देखने हैं, रामसर साइट देखनी है, रामसर साइट कितनी है इंडिया में वो देखनी है। आपकी बुक जो है शंकरा IAS उसमें शायद कितनी रामसर साइट दी है? पुरानी होगी ना शायद वो। आज के टाइम पे कितनी रामसर साइट है? 75 है ना? तो रामसर साइट को एक बारी करके देखेंगे, उसके नाम देख लेंगे हम, ठीक है। हाँ, बस ये चैप्टर आज आपका खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है हम बुक खोलेंगे नहीं ज़्यादा। हाँ, कल हमने शायद यहाँ तक देख लिया था यूट्रोफिकेशन क्या होता है ये सब। कल जब हमने क्लास स्टार्ट की थी, पहले आप खुद बताइए मुझे हमने कल क्या क्या पढ़ा था। कुछ लिखना नहीं है, आप वो लाइट बंद कर दो जरा, क्यों फिर वो लाइट है नहीं, वो भैया बोल रहे हैं लाइट बंद है ना। कुछ नहीं लिखना है, ऐसे रहो, पर सो नहीं जाना आप ज़्यादा अंधेरा देख के। आप नींद आ गई, ठीक है। कल हमने जब क्लास स्टार्ट की थी तो सबसे पहले क्या चीज़ देखी थी? क्लास जब शुरू हुई थी तो सबसे पहली चीज़ क्या देखी हमने? अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म, पहले डिस्टिंक्शन देखा भाई, एक्वेटिक इकोसिस्टम जो होता है उसमें क्या डिस्टिंक्शन है ना। तो उसमें कुछ नाम दिए थे, क्या क्या नाम थे वो? सबसे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एयर और वाटर के इंटरफेस पे रहते हैं, उसको क्या कह रहे थे हम? क्या बोल रहे थे? न्यूस्टन, है ना। उसके बाद नेक्स्ट था जो, वो क्या था? जो अटैच रहते हैं किसी नीचे से, कोई इनग्रोन वो चीज़ होगी उसके साथ अटैच्ड होंगे, उसका नाम क्या था? क्या चीज़? पेरिफाइट। उसके बाद थर्ड नंबर का क्या था? हाँ, वो प्लैंकटन थे, और उसमें जू प्लैंकटन और फाइटो प्लैंकटन दोनों चीज़ें थी, ठीक है। और फिर एक लास्ट था जो कि बेंथिक, है ना। बेंथिक जो कि बॉटम में रहते हैं ऑर्गेनिज्म, उनको हमने बोला बेंथिक, ठीक है। उसके बाद कुछ और चीज़ें देखी थी कि भाई फोटिक और एफोटिक जोन होता था, ठीक है, जहाँ पर आपकी लाइट पड़ती थी, जहाँ पर आपकी लाइट नहीं पड़ती थी। वो हमने एक फ़ोटो देखी थी जहाँ पर हमने क्या देखा था, वापस से देखते हैं वो फ़ोटो एक बार ज़रा, ताकि आपको याद आ जाए। है ना, ये वाला आपका फ़ोटो था। चलो ये वाली फ़ोटो से देख लेते हैं, कहीं से तो दिख जाएगा। इसमें है क्या? हाँ ठीक है, चलो दिख रहा है। वो डिस्टिंक्शन नहीं दिया है, पर आप समझो कि यही था, है ना। हमने क्या देखा था? 200 मीटर तक जो आपका था ऊपर का, उसको हमने क्या कहा था? फोटिक जोन, है ना। और 200 मीटर से जब हम नीचे की तरफ चल गए तो क्या हो गया था? ए फोटिक जोन, वहाँ पर जो है आपकी सनलाइट नहीं पहुँच रही थी, ठीक है। वो फोटिक जोन आपको दिख रहा है, वहाँ पर आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ दिख रही है, फिर वहाँ पर आपको कुछ मछलियाँ वगैरह दिख रही हैं, ठीक है। और साइड में अलग अलग टाइप के नाम भी लिखे हैं ना, वो भी उन तीनों टाइप के नाम भी हमने पढ़े थे, याद आ रहा है? वो याद आ रहा है? मैंने कहा था मीजो होगा तो बीच का होगा, और ठीक है वो बेंथिक होगा तो लास्ट का होगा, ठीक है। वो सारी चीज़ लिखी है। ए फोटिक जोन लिखा है, नीचे की तरफ लिखा है। बेंथिक डिवीजन लिखा है, नीचे की तरफ है। बड़ी आपको ऑक्टोपस और वो वेल वगैरह जो है वहाँ दिख रही है, ठीक है। फिर ये साइड में आपको एक, ये फोटो में और आपको एक चीज़ दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? इंटरटाइडल जोन दिखा रहा है, जो बक्से में साइड में बना हुआ है ना। इस एरिया को उसने जो है लार्ज किया, इस चीज़ को वो क्या बोल रहा है? इंटरटाइडल जोन, ठीक है। तो आपको पता है वहाँ पे हाई टाइड आती है, लो टाइड आती है, उस हिसाब से जो है नीचे उसने उसका डिस्टिंक्शन बनाया, क्या? लो टाइड जोन, फिर मिडल टाइड जोन, हाई टाइड जोन और स्प्रे जोन। वो एकदम स्प्रे जोन हो गया मतलब जहाँ पर एकदम लैंड ही है वहाँ पर, ठीक है। उस हिसाब से अलग अलग करके उसने उस जोन को भी तोड़ा है, उस हिसाब से वहाँ पर आपको कुछ ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं। काम का है क्या? नहीं है, फोटो अभी खुली है तो आपको फोटो दिखनी चाहिए, समझ आना चाहिए फोटो में क्या कह रहे हैं, ठीक है। फोटिक जोन देखा था, ये फोटिक जोन देखा था। और क्या चीजें देखी थी हमने कल? और क्या चीज पढ़ी थी कल? उसके बाद क्या देखा था? लेक इकोलॉजी, है ना। तो लेक का इकोलॉजी देखा था। नहीं, सबसे पहले हमने देखा था कि अलग अलग टाइप के जो आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम में अलग अलग टाइप्स होंगी, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करेगा? वाटर बॉडी कैसी होगी, किस पे डिपेंड करेगा भाई? उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो कितनी है, ठीक है। सबसे पहले हमने बोला भाई कोई फ्रेश वाटर का सोर्स होगा जिसमें क्या होगा? 5 ppt जो होगा उससे कम जो है सॉल्ट का कंटेंट होगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे फ्रेश वाटर, ठीक है। उसके बाद हमने एक बोला भाई मरीन या सलाइन वाला होगा जिसमें 35 ppt से ज्यादा होगा, उसको बोल दिया सलीन या मरीन, ठीक है। और उसके बाद हमने बोला भाई दोनों के बीच का 5 से 35 के बीच का अगर पीपीटी का उसमें सॉल्ट कंटेंट होगा तो क्या बन जाएगा? ब्रैकिश वाटर, ठीक है।
अच्छा ये भी समझ आ गया। उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमने क्या देखा, उसके बाद हम आगे देखे तो क्या क्या देखा था, एजिंग ऑफ लेक्स देखा था भाई। एजिंग ऑफ लेक्स कैसे हो जाती है भाई कि लेक्स में क्या है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह आके वहाँ पे जमा हो गए, सेडिमेंट आके वहाँ पे जमा हो गए, ठीक है। और वहीं से हमारा टॉपिक शुरू हुआ था जिसको हमने बोला था यूट्रोफिकेशन देखा था, एल्गल ब्लूम देखा था, ठीक है। और ऐसे होने के पीछे हमने वजहें देखी थी कि भाई यूट्रोफिकेशन वगैरह क्यों हो रहा है। हमने देखा था यूट्रोफिकेशन, पहले उसका वर्ड का मतलब हमने पढ़ा क्या है, तो वो क्या होता है, एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, है ना। तो एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो भी हैं आपके लेक वगैरह में जब भी होते हैं, उसकी वजह से क्या होता था, उसकी वजह से पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन होता है ना। एक वर्ड पढ़ा हमने क्या, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत न्यूट्रिएंट एक्स्ट्रा जो मिल गया है और उसकी वजह से प्लैंकटन्स, फाइटोप्लैंकटन्स जो है उनकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी, उस हिसाब से जो है अलग अलग चीज़ें जो है वो पॉपुलेशन जो है उसकी इंक्रीज होती थी, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हमने पढ़ी थी भाई, यूट्रोफिकेशन की वजह से क्या हो रहा था, एल्गल ब्लूम, है ना। एल्गल ब्लूम क्या हो रहा था कि एल्गी जो थी वो आपकी ऊपर सरफेस पे जो है आपको दिखेगी, ठीक है। और वो करती क्या है, ऊपर से जो सनलाइट आ रही है उसको नीचे नहीं जाने देगी, ठीक है। उस हिसाब से सनलाइट जो है वो नीचे नहीं पहुंचेगी और प्लांट जो है नीचे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और क्या देखा था हमने भाई, इसकी वजह से और क्या होता है कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो कि किस में होती है, पानी के अंदर, उसकी कंसंट्रेशन भी जो है वो समय के साथ जो है वो कम होती जाती है। एक और फैक्चुअल चीज़ आपने देखी थी कि भाई पानी के अंदर जितनी ऑक्सीजन होती है वो क्या है, हवा में जो होती है 150 टाइम्स जो होती है उससे ज़्यादा होती है जितनी पानी के अंदर होती है ना। एक फैक्चुअल आपके पास फैक्ट आ गया। और हमने क्या देखा, एल्गल ब्लूम क्यों होता है वो, उसकी हमने देखा था वो फर्टिलाइजर वगैरह जो है वो रन ऑफ फर्टिलाइजर का वहाँ पे चला गया, ठीक है। फिर हमने देखा था इंडिया में जो लेक्स होती हैं वो सारी, ऑलमोस्ट सारी जो है उसमें यूट्रोफिकेशन वाला फिनोमेना दिखता है, क्योंकि आपका कोई भी वेस्ट वगैरह जो है वो सारा का सारा जो है हम उसको लेक में डालते हैं, क्योंकि इंडिया में जो है वेस्ट डिस्पोजेबल वैसा कोई अभी सिस्टम अच्छे से नहीं है। अभी हम जो है कर रहे हैं शुरुआत, है ना, हम शुरुआत कर रहे हैं। जैसे आप बोलो कि अभी जैसे वो घर पे आती है सबके गाड़ियाँ, है ना, कचरे वाली गाड़ी में कचरा डालो, है ना, कुछ तो आता सुबह सुबह, ठीक है। अब वो जैसे ही आता है तो स्टार्टिंग में क्या होता था, आप देखिए, आपको मैंने ये चीज़ पहले ज्योग्राफी में भी कराई है ना, तो उसमें मैंने आपको क्या कहा था कि भाई अगर आपको किसी चीज़ को क्या करना है, रिसाइकल करना है ना, रिसाइकलिंग अगर आपको करनी है तो क्या होता है कि आप उसको सोर्स पे उसको जो है आप सेग्रीगेट करो, है ना, गीला कचरा और सूखा आपका जो कचरा है ना। इसीलिए जो वेस्ट के आपके बिन होते हैं उसमें भी अलग अलग कलर का, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का अलग अलग होता है ना। और फिर थोड़ी देर के बाद जो बीच में डिस्टिंक्शन थी उसमें जो घर पे कूड़ा लेने आता है, ठीक है, तो वो बीच में से वो एक पार्टीशन बनाई होती है, वो पार्टीशन अब उन्होंने हटा दिया, ठीक है। तब वो सबका गीला सूखा सब एक साथ डलवा देते हैं, ठीक है। तो जो उसका बेसिक पर्पस था कि सोर्स पे आपको जो है उसको सेग्रीगेट करना है, वो चीज़ खराब हो गई है, ठीक है, करते नहीं है ना, ठीक है, समझ आ रही है। तो क्योंकि आप देखो होता क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ, ह्यूमन नेचर वाली बात है, ठीक है। जो बंदा, अब गाड़ी जब आती है ना घर पे तो उस पर एक बंदा खड़ा रहता है, ठीक है, आप उसमें जैसे आपने कूड़ा डाल दिया उसमें, ठीक है, अब वो सोचता होगा यार अभी एक बाल्टी पकड़ के मुझे इस वाले में डालनी पड़ती है, अभी एक बाल्टी पकड़ के मुझे इस वाले में डालनी पड़ती है, अरे बीच में से हटाओ यार इसको, है ना, समझ रहे हो। उसने तो ये सोचा होगा, लेकिन हमारे लिए क्या हो गया, नुकसान हो गया, ठीक है। हमारे लिए क्या था, सोर्स पे आपको अलग करना होता है, ठीक है। तो वो सारे सिस्टम अभी इंडिया में है नहीं, धीरे धीरे करके डेवलप होगा, तो चलो देखते हैं आगे क्या। ऐसे वीडियो बड़ी अच्छी बन रही है ना, आप क्लास में के बाद घर पे देखना वीडियो, आज अच्छी बन रही है, लाइट वाइट होती है ना, मजा नहीं आता, ठीक है। फिर आप देखिए यहां तक हमने पढ़ लिया, फिर और क्या देखा था हमने, और कोई चीज देखी थी उससे बचने के लिए भाई, एल्गल ब्लूम हो गया, यूट्रिफिकेशन हो गया, उससे बचने के लिए हम क्या चीजें करें, तो उसके कुछ तरीके ध्यान में, सेडिमेंट को आप हटाओ, फिर वो पी डिपॉजिट जो हो गया नीचे, फॉस्फोरस का डिपॉजिट हो गया, नाइट्रेट का डिपॉजिट हो गया, उसको आप निकालो, ठीक है, वो सारी चीजें लिखी थी, ठीक है। और कोई चीज देखी थी हमने, और कोई चीज देखी थी, और क्या चीज देखी थी, यही सबके नाम पढ़े और ये सारी चीजें देखी, फिर और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन देख ली, लेक का ये देख लिया, ठीक है। ये आपने ये टेबल घर पे जाके देखा था आपने, फिर आपको कहा था ये टेबल घर पे जाके देखना, देखा था, ठीक है, ये टेबल आपने घर पे जाके देखा, मैंने ऐसा मान लिया। उसके बाद ये वाली फोटो देखी थी हमने, प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन, यहाँ पे हमने चैप्टर जो है खत्म किया था, ठीक है। अब जो है आगे हम चलते हैं और देखते हैं, जरा कुछ टाइप आपको बता रहा है, ठीक है, तो जरा उसको देखते हैं। पहले आप एक और चीज देखिए,
बुक में जो चीज़ लिखी है, मैं आपको, आप बोलो सर आप इस बुक से क्यों करा रहे हो, आप कहीं और से कराओ, ये बुक तो हमारे पास भी है, ये तो हम भी पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ सकते, आप पढ़ोगे ये बुक तो आपको बोरिंग लगेगी, उसमें पिक्चर नहीं है, फिर आप जो मैं काम कर रहा हूँ वो आप नहीं करोगे, है ना। मैं आपको एक एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, फोटो दिखा रहा हूँ, तो आपको थोड़ा लगेगा कि आप एक एक वर्ड आपको समझ आ रहा है। घर पे आप ये वाली बुक खोलोगे तो वो 6th क्लास की, जब हम स्कूल में होते थे, एक हिस्ट्री की किताब आती थी, ठीक है, उसके एकदम काले रंग के पेज होते थे, गंदा गंदा फॉन्ट होता था, ठीक है, तो बहुत डर लगता था तब हिस्ट्री से, ठीक है, कि यार इसमें तो कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा है ना कुछ। तो फिर जब कुछ इंटरेक्टिव होता है, कोई कलरफुल, फिर नई हिस्ट्री की किताबें आने लगी जब हम 9th में पहुंचे, ठीक है, फिर धीरे धीरे करके हिस्ट्री में इंटरेस्ट भी बना, है ना। उसमें 9th की जो CBSE की शायद किताब होती थी कुछ, तो उसमें वो वियतनाम वाला बहुत सारी चीज़ें आती थी, ठीक है, तो धीरे धीरे करके इंटरेस्ट बनता है। ऐसे ये किताब आपको पहले तो आपको डर लगेगा, ये तो 435 की किताब है, 435 पेज की किताब है, हम नहीं खोलेंगे इसको। छोड़ के भी हम तो किसी ऑनलाइन टीचर का वो पढ़ेंगे 30 डेज वाला इन्वायरमेंट का कोर्स, तो भाई ये क्लास भी 30 डे की है ना, ये क्लास भी 30 डे की है, तो वहाँ से पढ़ना है तो आप मुझसे ही पढ़ लो, ठीक है ना। अब आपने इधर भी तो पैसे दिए दे ही रखे हैं, ठीक है, ठीक बात है। तो आप समझो जरा आगे कुछ आपको चीज़, पंखा लगा ही लेते हैं, है ना। आपको कुछ आगे बता रहे हैं, जरा उसको आप देखें। कुछ आपको टाइप बता रहे हैं, नेचुरल, मैनमेड। अब वो किस चीज़ की टाइप है, वही जो आपका ऊपर यूट्रोफिकेशन हुआ था, ठीक है। यूट्रोफिकेशन के आपको 2 टाइप बता रहे हैं, ठीक है। क्या हो सकता है, मैनमेड हो सकता है, या फिर या नेचुरल रिसोर्स हो सकता है, ठीक है। तो वही आपको बता रहा है। नेचुरल अगर हो रहा है तो क्या है, डिपोजिशन ऑफ न्यूट्रिएंट, कहाँ से, व्हेन द न्यूट्रिएंट फ्लोज इनटू द सिस्टम ऑन टेम्पोरल बेसिस, इट अकर्स ओवर सेंचुरी, ठीक है। तो सेंचुरी, धीरे धीरे उसमें टाइम लगेगा आपको, और धीरे धीरे करके वो चीज़ जो है आगे बढ़ सकती है। बट आप देखिए मैनमेड, तो मैनमेड क्या लिखा है, अकर्स इन डिकेड, ठीक है। तो अगर नेचर से कोई चीज़ हो रही है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। और मैनमेड आपको पता है उनको जल्दी जल्दी होती है, तो गंद मचाने की भी जल्दी है, तो उसमें भी आप देखिए सेंचुरी को जो है कम करके डेकेड में ही जो है यूट्रोफिकेशन की जा रही है। और उसकी सारी जो वजहें हैं वो भी लिखी हुई हैं कि अनट्रीटेड सीवेज डिस्चार्ज, रन ऑफ फर्टिलाइज़र, और वही सारी एनिमल वेस्ट, तो वही सब जो है आप डालेंगे तो उसकी वजह से यूट्रोफिकेशन जो है आपका होगा, ठीक है। फिर लिखा है कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसेस गैसेस सच एज नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना। तो यही जो चीज़ें थी जिसकी वजह से यूट्रोफिकेशन होता था। फिर ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन इन द कोस्टल एरियाज, तो वही एक ही बात है, अगर कोस्टल एरिया में अर्बन पॉपुलेशन आपकी आएगी तो फिर वही बात हो जाएगी, क्या, वेस्ट डिस्पोजल वगैरह जो है वो होगा नहीं, और वो सारा जाएगा नदी में, और उसकी वजह से हो जाएगा आपका यूट्रोफिकेशन, ठीक है। फिर इधर कुछ तो ट्री के बारे में लिखा है, ट्री, TREES, टिम्बर देता है, रेस्टोरेशन, इकोलॉजिकल, ये सारी चीज़ें आप घर पे जाके पढ़ो टेबल, ठीक है। ये जरा एक फ्लो चार्ट आपको बता रहा है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, एक बार ये आप देख लो जरा क्या कह रहा है। कह रहा है एग्रीकल्चर, रन ऑफ अनट्रीटेड सीवेज, नीचे आया ट्रांसपोर्टेशन टू द एक्वेटिक इकोसिस्टम, फिर नीचे आया न्यूट्रिएंट का एक्यूमुलेशन हो गया, फिर नीचे आया एल्गल ग्रोथ हो गई, फिर एल्गल ब्लूम हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देखो। फिर क्या नीचे लिखा है, अंडरग्राउंड एक्वेटिक एल्गी, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ ली थी, है ना, देखा था। जब आपकी एल्गी जो है एक टाइम के बाद जब वो मरना स्टार्ट होगी तो नीचे जाएगी, फिर डाई करेगी, फिर मैंने आपको बोला कि जब वो मरेगी तो उसको भी मारने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए कोई तो एरोबिक बैक्टीरिया होगा, ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया होगा, और वो उसको जब मारेगा तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा, तो और जो आपकी डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो उसकी क्वांटिटी जो है वो और ज़्यादा कम होती जाएगी, ठीक है। डिकम्पोजर है, आपको पता है 2 टाइप के होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक, ठीक है। और अगर एरोबिक डिकम्पोजर अगर उसको मार रहा है, ठीक है, डिकम्पोज कर रहा है, तो वो और ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो लेगा, जो कि कहाँ पर है, पानी के अंदर ही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 2 वर्ड लिखे हैं, ज़रा इसका नाम यहाँ पे देखिए ज़रा क्या लिखा है, एनोक्सिया कंडीशन के बारे में लिखा है। एनोक्सिया वो कंडीशन है जहाँ पर ऑक्सीजन जो है आपकी अब जो है वो ख़त्म हो गई है, ठीक है, डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन लिखा है, तो एनोक्सिया की कंडीशन होगी, जिसकी वजह से लास्ट का एक आपका फेज आएगा जहाँ पर डेड जोन में जो है आपका कोई वाटर बॉडी वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो ज़रा ये डेड जोन का कोई आपको एक फ़ोटो दिखाने की कोशिश करते हैं, दिख रहा है, चलो देखते हैं। अरे मूवी आ गई, ये देखिए ज़रा यहाँ पे कुछ लिखा है, हाउ डेड जोन्स आर फॉर्म, ठीक है, ठीक है। ये एक फोटो है जो आपको बता रही है हाउ डेड जोन आर फॉर्म।
तो सबसे पहले आप देखिए जरा, मैं आपको बताता हूँ। पहली आपको एक फोटो दिख रही है जहाँ पर लिखा है हीट, फ्रेश वाटर है, वहाँ पर सॉल्ट वाटर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ऑक्सीजन भी है, ठीक है। उसके नीचे लिखा है ड्यूरिंग द स्प्रिंग सन हीटेड फ्रेश वाटर रन ऑफ फ्रॉम द मिसिसिपी रिवर क्रिएट्स अ बैरियर लेयर इन गल्फ कटिंग ऑफ द, ये चलो बकवास फालतू की बात लिखी, ठीक है। वो किसी एक मिसिसिपी रिवर आपको पता है कहाँ पर है, यूएसए में है ना, तो वहाँ का उन्होंने एग्जाम्पल लिया है। आप बस समझो बता क्या रहे। पहली फोटो आपको दिख रही है, दूसरी फोटो आप देखो उसमें क्या हो गया, ऊपर आपका क्या हो गया, एल्गल ब्लूम है ना, और नीचे इस एरिया में अब आप देखिए हो क्या रहे, यहाँ पर ये क्या था, सारा ही फ्रेश वाटर था, अब यहाँ पर क्या हो गया, इस एरिया में क्या हो गया, एल्गल ब्लूम, ठीक है। और ये क्या लिखा है, डेड एल्गी, जो कि नीचे की तरफ जा रही है, ये जा रही है नीचे, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। और जो थर्ड वाली आपकी फोटो है उसमें क्या है, सम डेड फिश फ्लोट टू द सरफेस, साइड में थोड़ा सा फ्रेश वाटर, नीचे का ऑक्सीजन डिप्राइव्ड सॉल्ट वाटर, और जो नीचे बचा है वहां पर, यहाँ पर इतनी सारी चीजें थी, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑक्सीजन, इतनी सारी चीजें थी, यहाँ थोड़ी सी चीज बची और यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं बचा है। तो अब ये क्या बन गया, सारा डेड जोन। बात समझ आ गई? तो ये क्या हो गया आपका डेड जोन का फॉर्मेशन, ठीक है, ठीक बात है, समझ आ गई? ठीक है, समझ आ गई तो फिर आगे देखते। फिर आपको बता रहे हैं कि भाई कुछ इफेक्ट देखिए जरा, ये यूट्रोफिकेशन हो जाता है तो उसके कुछ इफेक्ट हैं। उसके क्या इफेक्ट हैं, इकोसिस्टम में कुछ आपको चेंज देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यूट्रोफिकेशन इवेंचुअली क्या करेगा, वो डेट्रिटस लेयर बना देगा किसमें, पॉन्ड्स और लेक्स के अंदर, ठीक है, एंड प्रोड्यूसेस सक्सेसिवली शैलोअर डेप्थ ऑफ सरफेस वाटर। मतलब अब क्योंकि धीरे धीरे करके आपकी एल्गी मरती जाएगी, नीचे जो है उसका डेपोजिशन होता जाएगा, तो पानी भी जो है आपका क्या होता जाएगा, शैलो होता जाएगा, ठीक है। फिर और क्या कह रहे हैं, इवेंचुअली द वाटर बॉडी इज रिड्यूस्ड इनटू अ मार्श, है ना, मार्शी लैंड जो है आपका, एक कोई बहुत बढ़िया सी आपकी वाटर बॉडी थी, अब वहां पर एरियल ब्लूम हो गया और अब क्या बन गया, वो कोई मार्शी एरिया, कोई दलदल वाला एरिया बन गया है, ठीक है। फिर आपकी बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, हमने देखा अभी को प्लांट्स आपके मर जाएंगे, एनिमल आपके मर जाएंगे। सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं बैक्टीरिया कंज्यूम ऑल द ऑक्सीजन ऑन डिकम्पोजिशन एंड रिजल्ट्स इन डिवाइड ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, अभी हमने जो ऊपर देखा। इवेंचुअली इट लीड्स टू डेथ ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो खत्म होगी बात, यहां तक आपको समझ आ गया जो भी चीज थी, ठीक है। फिर नीचे आपको एक चीज बता रहा है क्या, कि भाई कोई न्यू स्पीशी जो है उसका इन्वेजन हो सकता है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, यूट्रोफिकेशन में कॉज ecosystem competitive by transforming the normal limiting nutrient to abundant level, this cause shifting in species composition of ecosystem। मतलब भाई कोई एक नॉर्मल आपकी लेक थी, लेक में नॉर्मल पानी होता था और वहाँ पर उस हिसाब से कोई आपकी इकोसिस्टम डेवलप हुआ था, एक हिसाब की आपके वहाँ पे प्लांट्स थे, एक हिसाब के वहाँ पे आपके फिशेज वगैरह थे, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। और अब क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट जो है उसका इनरिचमेंट हो गया है, तो अलग अलग टाइप की इन्वेजिव स्पीशीज जो कि उस न्यूट्रिएंट के ऊपर डिपेंड करके सर्वाइव कर सकती है, थ्राइव कर सकती है, वो वहाँ पर आ जाएगी और आपस में नेटिव जो स्पीशी होगी उस वाटर बॉडी की, उसके साथ क्या करेगी, कॉम्पिटिशन करेगी, है ना। तो उसको उसी को क्या कह रहे हैं, इन्वेजिव स्पीशी, ठीक है, ठीक बात है। चलिए फिर वो टॉक्सिसिटी आपको पता है क्या होता है, कोई चीज आपके लिए टॉक्सिक है, जैसे वो पॉल्यूटेंट वगैरह हमने देखे थे, ठीक है। तो बस वो कह रहे हैं सम एल्गल ब्लूम्स व्हेन डाई और ईटन रिलीज न्यूरो एंड हेप्टोटॉक्सिन्स व्हिच कैन किल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड पोज थ्रेट टू ह्यूमन। फॉर एग्जांपल शेल फिश का पॉइजनिंग, है ना। अब क्योंकि ऐसा एल्गल ब्लूम हो गया और उसके बाद वहां पर जो भी मछली वगैरह थी उसको अब आपने खा लिया, तो उसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, पॉइजनिंग हो सकती है। दो वर्ड लिखे हैं, वो वर्ड आपको समझ आ रहे हैं, न्यूरो और हेप्टोटॉक्सिन, है ना। न्यूरो आपको पता है किससे रिलेटेड होता है, न्यूरो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हो गया, ठीक है। और हेप्टो भी आपको पता है किससे, लिवर, है ना, हेपेटाइटिस, हेप्टोटॉक्सिक, ठीक है। तो लिवर से रिलेटेड आपकी बीमारी, इसलिए आप देखोगे किसी बंदे को हेपेटाइटिस हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, तो आप क्या बोलते हैं, आपने कोई गंदा पानी पी लिया है, कहीं पे कोई गंदा खाना खा लिया है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका लिवर जो है वो खराब हुआ, ठीक है, ठीक बात है, कोई तो इसमें डाउट होना ही नहीं चाहिए। फिर डिप्लीशन हो गया किसका, ऑक्सीजन का लेवल का डिप्लीशन हो गया। फिर लॉस ऑफ कोरल रीफ, कोरल रीफ का भी इसमें लॉस हो सकता है ना, ठीक है। फिर आपको कह रहे हैं इफेक्ट्स द नेविगेशन ड्यू टू इंक्रीज्ड टर्बिडिटी, है ना,
टर्बिड है कोई चीज उसका मतलब क्या है, धुंधली होगी है, गंदी होगी है ना, साफ नहीं है, टर्बिड है ना। तो अब क्योंकि ये सारा एल्गल ब्लूम है और सारा अब उसमें फ्रेश ऑक्सीजन नहीं आ रही है, सनलाइट नहीं आ रही है, प्लांट नहीं है अच्छे, ठीक है, उसकी वजह से टर्बिडिटी इंक्रीज होगी और नेविगेशन में वहाँ पे आपको दिक्कत होगी, ठीक है। और क्या बता रहे हैं, इंक्रीज इन ब्लूम ऑफ जेलेटियंस जूप्लैंक्टन और इंक्रीज इन बायोमास ऑफ बेंथिक एंड एपिफाइटिक एल्गी, ठीक है। तो दोनों में जो है आपके जूप्लैंक्टन होंगे या फिर आपके एल्गी होगी, दोनों में ही आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब उससे बचने के लिए वही सारी चीज़ें हैं, ये आपको क्या करना है, ये बचने वाली जो चीज़ें होती हैं इसको आप एक बार ही किसी कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसको बार बार पढ़ना ही नहीं है, इसको आपने एक बार कॉपी में नोट डाउन किया, फिर आपका कभी भी कोई भी एग्जाम आएगा, मेंस आएगा, आपको बस यही चीज़ पढ़नी है, क्योंकि मेंस में आपसे यही चीज़ पूछते हैं कि कोई चीज़ होगी, अब आपको क्या करना है, उसके लिए बचने के आप तरीके बताओ, ठीक है। तो इसको बार बार पढ़ना, आप बोलो कि मैं अगले साल फिर से यही पढ़ूंगा, उससे अगले साल नहीं, एक जगह पे आप कॉपी में वो 3-4 लाइनें उसकी नोट करके रखो, ताकि कभी भी एग्जाम में आपको सवाल आए 3-4 पॉइंट आपके पास हमेशा रेडी हो एग्जाम में लिखने के लिए, ठीक है। क्या यहाँ से कोई प्रीलिम्स का सवाल आ सकता है? नहीं आ सकता। प्रीलिम्स का जहाँ जहाँ पे भी सवाल आएगा मैं आपको भी साथ साथ बताऊंगा, ठीक है। ये क्या है, मेंस में आप बताओ मिटिगेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मिटिगेशन कैसे कर सकते हैं, एक चीज लिखी है राइपेरियन बफर लिखो नहीं, अभी रुको, अभी रुको, पहले आप उसको समझो फिर लिखना, ठीक है। पहले देखो मिटिगेशन, मिटिगेशन का मतलब क्या होता है, हाँ, मिटिगेट करना है आपने किसी चीज का, मतलब कोई चीज अब हो चुकी है, उसके इफेक्ट जो हो गए हैं उसको आप क्या करो, थोड़ा कम करो, कैसे आप उसको मिटिगेट कर सकते हो। पहली चीज लिखी है राइपेरियन बफर राइपेरियन आपको पता है क्या होता है, राइपेरियन आपने वर्ड सुना है, ठीक है। आपने राइपेरियन वर्ड सुना होगा, हम ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं वहां, इधर देखो सुनो, हमने जब ज्योग्राफी पढ़ी हमने एक चीज देखी भाई, हमने पढ़ा था अपर राइपेरियन स्टेट, एक हमने पढ़ा लोअर राइपेरियन स्टेट। मतलब क्या होता था, अपर राइपेरियन स्टेट वो होती थी जहाँ से नदी निकलती थी, है ना और लोअर राइपेरियन स्टेट होते थे जहाँ पर वो जाती थी, है ना। जैसे हम बोले अगर इंडिया और पाकिस्तान है तो हम क्या है, अपर राइपेरियन स्टेट, पाकिस्तान क्या है, लोअर राइपेरियन स्टेट, हमारी सारी रिवर यहाँ पे जाके उनके पास जाती हैं, ठीक है। तो राइपेरियन वर्ड का इस्तेमाल किया है, बोल रहे हैं राइपेरियन बफर आप बनाओ, ठीक है। बफर बनाओ मतलब आपने देखा जो हमने नाइट्रोजन साइकिल देखा था, है ना, वहां पर नाइट्रोजन जो थी वो रन ऑफ करके कहां पर जा रही थी, किसी वाटर बॉडी में जा रही थी, है ना। तो आप क्या करो, जहां पे भी आपके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रन ऑफ करके आगे की तरफ जा रहे हैं, किसी पानी के अंदर चले जाएंगे, उसके बीच में आप क्या करो, एक बफर बनाओ, ठीक है। उसी को क्या बोला गया है यहाँ पे, राइपेरियन बफर। बात समझ आ गई, है ना, ठीक है। फिर कह रहे हैं भाई इंटरफेस बिटवीन फ्लोइंग बॉडी ऑफ वाटर एंड लैंड क्रिएटेड नियर द वाटरवेज, फार्म, रोड एटसेट्रा इन अटेम्प्ट टू फिल्टर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को आप फिल्टर करने के लिए जो है वहाँ पर इंटरफेस में, कहाँ पर, जो फ्लोइंग पानी और लैंड के इंटरफेस में जो है आप जो है कोई पॉल्यूशन को फिल्टर करने का अटेम्प्ट वहाँ पर करें, ठीक है। फिर लिखा है सेडिमेंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स आर डिपॉजिटेड इन द बफर जोन इंस्टेड ऑफ डिपॉजिशन इन द वाटर, है ना। बात समझ आ गई, जो बफर जोन अब आपने क्रिएट किया है तो सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो पानी में जाने के बजाय इस बफर जोन में आपके इकट्ठा होंगे, ठीक है, ठीक है। फिर मिनिमाइजिंग नॉन पॉइंट पॉल्यूशन, नाइट्रोजन टेस्टिंग एंड मॉडलिंग, एंड टेस्टिंग इज अ टेक्निक टू फाइंड ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड फॉर द क्रॉप, इट विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन लॉस टू द सराउंडिंग एरिया। ज़्यादा आप जो है नाइट्रोजन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि नाइट्रोजन की वजह से ही आपका यूट्रोफिकेशन हो रहा है ना, नाइट्रोजन और फॉस्फेट, नाइट्रेट्स और फॉस्फेट, ठीक है। जो आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसका आप क्या करें, ट्रीटमेंट करें, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का इस्तेमाल करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो फर्टिलाइजर जो है कम इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसकी वजह से यूट्रोफिकेशन जो है वो भी कम होगी। फिर क्या कह रहे हैं, वही इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ यूजिंग ऑफ फर्टिलाइजर, वही फर्टिलाइजर और इससे मिलता जुलता जो है वो सारी चीज़ें लिखी हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ रन ऑफ फ्रॉम द स्ट्रीट, रिडक्शन इन नाइट्रोजन एमिशन, इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, सेम चीज़ नाइट्रोजन के आसपास जो है आपने सवाल को घुमाना है, ठीक है। आपने ये क्लास पढ़ी आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, आज तो सब समझ आ रहा है, ठीक है। थोड़ी देर के बाद भूल जाएगा, ठीक है,
ठीक है ना, थोड़ी देर के बाद आपको भूल जाएगा। तो कम से कम एक चीज दिमाग में रखो, यूट्रोफिकेशन जहां पर भी आता है मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ न्यूट्रेंट हो जाता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाता है। दो वजह से होता है, किसकी वजह से, नाइट्रेट अगर नाइट्रोजन ज्यादा बढ़ गया या फिर फॉस्फोरस ज्यादा बढ़ गया। अब उसके उस दोनों वर्ड को आप पकड़ लो और उसके आगे पीछे अपनी गोल गोल कहानी लिखो, ठीक है, कि भाई हम फर्टिलाइजर कम करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे वेस्ट का, ठीक है, बफर जोन क्रिएट करेंगे। बस ये 3-4 पॉइंट हो गए, बस इसको जो है आपने अब इसको लंबा लंबा खींच लेना है, ठीक है, ठीक बात है। फिर आप देखिए इसको, इससे लड़ने के लिए सरकार ने कुछ पॉलिसी जो है वो बनाई होंगी, ठीक है। तो क्या है, मल्टी डायमेंशनल इन नेचर होनी चाहिए, शुड इंक्लूड एजुकेशन एंड अवेयरनेस, रिसर्च, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, रेगुलेशन, फिजिकल एंड इकोनॉमिक इंसेंटिव, इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन। अब नाम तो ठीक है, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। मल्टी डायमेंशनल इन नेचर होना चाहिए, जो आपका पॉलिसी होनी चाहिए सरकार की, वो क्या होनी चाहिए, मल्टी डायमेंशनल होनी चाहिए। मल्टी डायमेंशनल होने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, एजुकेशन और अवेयरनेस जो है वो इसके बारे में आप फैलाओ, ठीक है। क्योंकि आप देखो जैसे हमारा सरकार की पॉलिसी है क्या, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, ठीक है। तो स्वच्छ भारत अभियान के लिए आप बोलोगे हमने इतने टॉयलेट बनाए, ये सारी चीज़ें की, ठीक है। उसके बाद ओपन डेफिकेशन फ्री, फिर आपने वो सारी स्टेटस बनाए, ओपन डेफिकेशन प्लस प्लस, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। पर आपने उससे ज़्यादा पैसा किसके लिए खर्च किया, अवेयरनेस के लिए, है ना, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर आप अमिताभ बच्चन से उसकी ऐड करवाओगे तो थोड़ा इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, तो उसमें अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में आप कुछ नहीं कर सकते, पर आपको क्या करना पड़ेगा, अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, ठीक है, कि बेटियां जो है वो तो कंधे से कंधा मिलाती है ना, वो से लंबा लंबा आप जो है कुछ उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो अवेयरनेस आप जब फैलाएंगे तो इसीलिए क्या बोला है, पहले आप क्या करो, अवेयरनेस फैलाओ, ठीक है। फिर आप रिसर्च करो, मॉनिटरिंग करो और कुछ इवैल्यूएशन करो, रिसर्च करो इसके बारे में, जो भी आपका वेस्ट वगैरह निकल रहा है उस पर रिसर्च करो, ठीक है। फिर कुछ रेगुलेशन लेकर आओ, ठीक है। रेगुलेशन लेकर आओ मतलब, अब रेगुलेशन बहुत सारी हो सकती है, रूल्स एंड रेगुलेशन। भाई आप जो है अनट्रीटेड वेस्ट जो है वो जो है आप नदियों में नहीं फेंकेंगे, या अगर आप फेंकेंगे तो उसका इतना ट्रीटमेंट होना चाहिए, और ये उस पर अगर आप ऐसा करेंगे तो इतना फाइन लग जाएगा, ठीक है। अगर आपने डायरेक्टली फेंक दिया तो इतना फाइन लग जाएगा। तो ऐसे कुछ रूल्स और रेगुलेशन आप बनाओ, ठीक है, ठीक बात है। उसके बाद आप देखो क्या लिखा है, फिजिकल एंड इकोनॉमिक इंसेंटिव, और लास्ट के इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन। तो उससे पहले आप क्या करो, फिजिकल और इकोनॉमिक इंसेंटिव दो। अब आप जैसे कुछ अच्छा काम करते हो तो शाबाशी के रूप में आपको कोई इंसेंटिव दिया जाए, ठीक है, ताकि वो जो लोग हैं या फिर सोसाइटी है या फिर इंडस्ट्री है वो प्रोत्साहित हो जाए कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें कुछ तो इंसेंटिव मिल रहा है, ठीक है। किसी हिसाब से दे सकते हैं, फिजिकल लिखा है तो फिजिकल और इकोनॉमिक मतलब पैसे के रूप में आपने इंसेंटिवाइज उनको कर दिया, ठीक है। आपको किसी और चीज़ में रिडक्शन दे दी, भाई ये चीज़ को आप, इस चीज़ में आपको माफ़ी, है ना, ठीक है। नवरत्न बनाए थे, फिर सुनाई नहीं, जोर से बोलो, क्या नवरत्न बनाए, फिर नहीं, अभी भी नहीं सुनाई दिया। तारक मेहता, क्या तारक मेहता, अच्छा हाँ, मतलब वही आप समझो, वो तो क्या हो गया, किस चीज़ के बारे में, अवेयरनेस फैलाने के लिए आप जो है वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में अब ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो लास्ट में क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम का प्रिजर्वेशन हो जाएगा और रेस्टोरेशन हो सकती है, ठीक है। वो सब करने के लिए वो ऊपर 3-4 चीज़ें जो हैं उसके बारे में लिखा है। फिर वही घूम फिर के वापस है, एल्गल ब्लूम, वही फाइटोप्लैंक्टन, वही सारी चीज़ें आप घर पे जाके अब देखो, ठीक है। इधर देखते हैं ज़रा, एक चीज़ लिखी है, एल्गल ब्लूम कैन बी एनी कलर बट द मोस्ट कॉमन वंस आर रेड एंड ब्राउन, ठीक है। तो एक बार आप ऐसे थोड़ा दिमाग में फिट रखो कि रेड और ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। फिर नीचे एक चीज लिखी है, रेड टाइड इज अ मिसनोमर। अभी मिसनोमर आपको वर्ड पता है इसका हिंदी क्या होता है, यहां पर एक वर्ड लिखा है मिसनोमर, मिसनोमर, इसका वर्ड का हिंदी क्या होता है, जैसे आप वो देखते हो ना, वो हम क्या पढ़ते थे, वो आप रेगिस्तान में चले जाते हैं तो वो मृग तृष्णा, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, मृग तृष्णा, है ना। आप दूर से देखते हो तो आपको लगता है वो पानी की तरह है, पर वो तो गर्मी की वजह से जो है एयर दिखती है आपको, है ना। मतलब गलत, आपको लगता गलत है, होता कुछ और ही है, उसी को बोलते हैं मिसनोमर, ठीक है। बात समझ आई, ठीक है, बात समझ आ गई। तो जरा देखते हैं आगे क्या लिखा है,
लिखा रेड टाइड इज अ कॉमन नेम फॉर सच अ फिनोमिना वेयर सर्टेन फाइटोप्लैंक्टन स्पीशीज कंटेन पिगमेंट एंड ब्लूम सच दैट द ह्यूमन आई परसीव द वाटर टू बी डिसकलर्ड, है ना, परसीव हमें ऐसा लगता है कि वो ऐसा है, डिसकलर है। ब्लूम्स कैन अपीयर ग्रीनिश, ब्राउन, इवन रेडिश, ऑरेंज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, टाइप ऑफ वाटर एंड कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। द टर्म रेड टाइड इज दस अ मिसनोमर बिकॉज ब्लूम आर नॉट ऑलवेज रेड, ठीक है, हमेशा जो है वो रेड होते नहीं है, पर आपकी आंख जो है उसको ऐसा परसीव होता है कि वो क्या है, एक्चुअल में रेड है। बात समझ आ गई? जैसे आपको पानी होता नहीं है लेकिन दूर से लगता है किसी डेजर्ट कंडीशन में कि वहां पे क्या है, ओएसिस है ना, पानी का कोई वो आ गया, ठीक है, समझ आ रही है ना, पता है ना वो क्या होता है? नहीं पता? पता है ना? पता है ना? पक्का पता है? पता होना चाहिए, मुझे तो लग रहा है पता होना चाहिए, ठीक है। फिर नीचे क्या लिखा है, दे आर साइंटिफिकली रेफर टू एज हार्मफुल एल्गल ब्लूम। तो अब जहां जहां पर HAB लिखा होगा वो क्या हो गया आपका, हार्मफुल एल्गल ब्लूम। तो क्या ये सब पढ़ने की चीज़ है? बिल्कुल पढ़ने की चीज़ नहीं है। तो सर आप क्यों पढ़ा रहे हो? मैं तो जितनी ज़्यादा क्लास कराऊंगा मुझे तो उतने पैसे मिलेंगे, है ना, तो मैं तो लंबा लंबा खींचूंगा ताकि मुझे भी मज़ा आए और आपको भी मज़ा आए, ठीक है, आपको लगे सर तो बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, लिखा है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस ब्लूम। अभी इस ब्लूम के क्या कॉज हैं? बस वही सेम चीज़, न्यूट्रिएंट का इनरिचमेंट हो गया, ठीक है, वही सारी सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है, ठीक है। फिर हाउ ये हार्मफुल एल्गल ब्लूम आर डेंजरस टू फिश एंड ह्यूमन। तो क्यों? बिकॉज हाउ इट डिप्लीट्स द ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन नहीं होगी तो उसकी वजह से फिश जो है वो सफोकेट करेगी और मर जाएगी, ठीक है। सेम चीज़ लिखी है, वो लंबा लंबा लिखा है, कुछ भी उसमें काम का नहीं है, ठीक है। फिर कह रहे हैं हाउ डू वी गेट एक्सपोज टू HAB टॉक्सिन। हम कैसे एक्सपोज हो सकते हैं? वही हम किसी फिश को खा लें जो कि उसके अंदर थी, तो जो हमने पीछे अभी एग्जांपल देखी थी किसकी, शेल फिश की, देखी थी, बस वही लिखा हुआ है यहाँ पर। मोस्ट इलनेस एसोसिएटेड विद HAB एक्सपोजर इज द रिजल्ट ऑफ कंज्यूमिंग टॉक्सिन्स दैट आर प्रेजेंट इन द शेल फिश और फिन फिश, है ना। तो ये क्या हो गया, एक टाइप से बायोमैग्निफिकेशन टाइप भी हो सकती है ना। कोई ऐसा पॉल्यूटेंट था जो कि किसके अंदर था, टॉक्सिन है, कोई पॉल्यूटेंट है जो कि किसके अंदर था, फिश के अंदर था, और हमने खा लिया, ठीक है, तो हमारे अंदर फूड चेन से हमारे अंदर ट्रांसफर हो गया, ठीक बात है। फिर ये नीचे लिखा है इज इट सेफ टू ईट सी फूड, है ना। तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसे कोई टॉपिक तो आपकी बुक में भी होने चाहिए, कैसा ऐसे एकदम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं जरा क्या है, वेटलैंड का इकोसिस्टम। अब यहाँ से आज आपका काम की जो बात है वो शुरू हो रही है, ठीक है। तो आप कॉपी में हेडिंग डालिए एक छोटी सी, वेटलैंड। वो एक लड़की थी जो बोलती थी सर आप लिखवाओ, अब मैं लिखवाना चालू किया, वो गायब ही हो गई है। हाँ, खुद मेहनत करने से ना आप हमेशा लास्ट तक डरोगे जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। ये क्या है, ये अमृत वचन है, ठीक है, जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। खुद मेहनत करने से आप हमेशा लास्ट तक डरोगे जब तक आपका एग्जाम खुद में हो नहीं जाएगा, ठीक है। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि बस अब मुझे इससे भी कोई आसान, इससे भी कोई छोटा करके एकदम ऐसा कोई गुट्टी पिला दे मुझे ऐसे, बस कि बस अब मैं उधर जाऊँ और बस मेरा एग्जाम हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता, बिना मेहनत के आप एग्जाम नहीं कर सकते, है ना। एक चीज़ को आसान किया जा सकता है, आपको समझाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी जगह जो है कोई और चला जाए एग्ज़ाम दे दे, या आपको कोई एकदम ऐसा चिप आपके अंदर इंसर्ट करा दे तो सारी जो है डाउनलोडिंग हो जाए जो भी टीचर के दिमाग में आपके अंदर, और बस आप भी जो है अब एग्ज़ाम, ऐसे नहीं हो पाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मेहनत भी क्या है यार, इतने आसान तो कर दिया, अब आपको करना क्या, रिवाइज करना है, एक बार याद करना है, उसको याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए ज़रा आप नेक्स्ट चीज़ आपको क्या बता रहा है, कह रहे कोई चीज़ है जिसको हम क्या बोलते हैं, वेटलैंड, ठीक है। अब वेटलैंड के इकोसिस्टम के बारे में आपको बता रहा है। सबसे पहले यहाँ पर एक फोटो निकाल के रखिए जिसको हम बोल रहे हैं वेटलैंड, है ना। ये आपको फोटो दिख रही है, नीचे बहुत सारी चीज़ें आपको हैं दिख रही हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, वेटलैंड, ठीक है। अभी वेटलैंड क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है, वो तो हम मतलब जो
बुक के हिसाब से होगा वो तो हम देखेंगे। नॉर्मली जो वर्ड है उसका मतलब क्या है, वेटलैंड मतलब कोई जगह है जो कि गीली है, ठीक है, जहां पर कोई पानी है, ठीक है। अभी वहां पर आप देखो टेम्पररी भी पानी हो सकता है या फिर परमानेंट जो है वो भी पानी हो सकता है, ठीक है। वेटलैंड जो है आपका मैन मेड भी हो सकता है या फिर नेचुरल वेटलैंड भी हो सकता है, ठीक है। और मैन मेड जैसे कल आपको बताया था क्या, वो पैडी की कल्टीवेशन करते हैं, राइस की कल्टीवेशन, तो थोड़ी देर के लिए पानी वहां रहता है ना, तो हम क्या बोलेंगे, परमानेंट नहीं है वेटलैंड वो, ठीक है। और जो नॉर्मल आपके वेटलैंड होंगे तो उसको हम बोलेंगे ये क्या है, परमानेंट वेटलैंड है, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, मतलब इससे आपको एक चीज पता चली कि भाई इसमें पानी की जो क्वांटिटी है हमेशा जो है एक जैसी नहीं रहती है। वेटलैंड में क्या होगा, पानी की जो वॉल्यूम है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, कभी वॉल्यूम ज़्यादा होगा कभी वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। और वेटलैंड में ऐसा क्या होगा, वेटलैंड जो जगह होगी, ठीक है, उस जगह पे हो सकता है कि कोई नेटिव जो प्लांट की स्पीशी है वो उगती हो, ठीक है, या हो सकता है कि कोई बर्ड होता हो वो वहां पर आता हो उस वेटलैंड में, है ना, हो सकता है कोई एनिमल है जो कि उस वेटलैंड में रहते हैं, ठीक है। तो कौन सा वेटलैंड जो है हमारे सरकार के लिए, हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसका कंजर्वेशन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उस हिसाब से जो है वेटलैंड आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा और उठाकर हम उसको डाल देंगे रामसर वाले कन्वेंशन के अंदर। अब रामसर कन्वेंशन क्या है और कैसे उसको डालते हैं, क्या उसके बीच में पॉइंट्स हैं कि अगर बहुत सारे वेटलैंड है, ठीक है, उसमें से किसको जो है आप उठा के रामसर साइट में डाल सकते हैं, उसके बहुत सारे पॉइंट होते हैं, 3-4 पॉइंट होते हैं, ठीक है। क्या वो याद करने हैं, मन करेगा अगर आप में क्षमता होगी तो याद कर लेना, ठीक है, ठीक है। ऐसे हो सकता है कि कोई स्पीशी है जो कि एंडेमिक है, वहीं पर मिलती है तो बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। फिर जैसे बर्ड के लिए होता है कि भाई इतने हज़ार बर्ड जो हैं, 20,000 बर्ड के आसपास जो है बर्ड अगर वहाँ पर आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, ठीक है, तो तब जो है वो इंपॉर्टेंट हो गया, तब आप उसको क्या बना सकते हो, रामसर साइट बना सकते हो, ठीक है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग जो है डिस्टिंक्शन होंगी, ठीक है, ठीक बात है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, वेटलैंड बोलेंगे। फोटो आपको दिख रही है बहुत सारी वेटलैंड की, ठीक है। तो जरा देखते हैं इसमें आप वेटलैंड के बारे में क्या आपको बता रहे हैं, ठीक है। कह रहे वेटलैंड आर एरिया इंटरमीडिएट इन कैरेक्टर बिटवीन डीप वाटर एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ऑल्सो ट्रांजिशनल इन नेचर एंड ऑफन लोकेटेड बिटवीन देम। किस किस के बीच में कह रहे हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और डीप वाटर के बीच, है ना, मतलब एक्वेटिक में भी नहीं गए हम, एकदम डीप वाटर नहीं गए, डीप वाटर में नहीं गए, मतलब आपका वेटलैंड जो है वो गहरा नहीं होता है। बात समझ आ गई, वेटलैंड आपका कभी भी गहरा नहीं होता, डीप वाटर नहीं है, ठीक है, और जमीन पे भी नहीं है, मतलब उसमें कुछ तो पानी है वहां पे खड़ा है, उसको हमने क्या बोल दिया, वेटलैंड, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, दिस हैबिटेट एक्सपीरियंस पीरियोडिक फ्लडिंग from adjacent deep water habitat and therefore supports plant and animals specifically adapted to such shallow flooding or water logging of the substrate were designated as wetland, ठीक है। मतलब आगे पीछे से जो पानी है वो वहां पर जाके इकट्ठा हो जाता है, तो उस हिसाब की वहां पर स्पीशी जो है प्लांट की वो भी या फिर एनिमल की वहां पर आएगी, ठीक है। जैसे हम बोले सुंदरबन आपका जो एरिया है, ठीक है, सुंदरबन एरिया क्या चीज थी, वो मार्श लैंड है, मैनग्रूव है, और क्या है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक के बीच का ट्रांजिशनल जोन है, क्या बन गया, इकोटोन भी बन गया, ठीक है, इकोटोन बन गया, इकोटोन हो गया। अब उसके बाद में क्या बोल रहा है, एक टाइप से वो क्या है, वेटलैंड भी है, क्यों है, क्योंकि भाई एक तरफ उसके क्या है, पानी था, तो डीप वाटर भी नहीं है, इधर उसके क्या था, टेरेस्ट्रियल एरिया था, ठीक है, पानी भी था, स्पेसिफिक जो है वहां पर मैनग्रूव ट्रीज जो हैं वो उगते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से जो वहाँ पे एनिमल होते हैं, जो सुंदरबन आपका टाइगर होता है वो पानी में रहता है ना, हमने देखा होगा सुंदरबन टाइगर जो होता है पानी जो होता है उसमें तैरता है, हम देख लेंगे उसको भी आगे, ठीक है। तो उस हिसाब से बस वो आपको बता रहे हैं, जिस हिसाब का पानी होगा, जिस हिसाब का वेटलैंड होगा, उस हिसाब से वहाँ पे प्लांट और एनिमल जो होंगे आपको दिखेंगे। दीज इंक्लूड लेक, दे इंक्लूड लेक, लिटोरल, फ्लड प्लेन्स और एंड अदर मार्शी और स्वैम्पी एरियाज वेयर वाटर गेट्स stagnated due to poor drainage or relatively impervious substrata or bogs and fens and mangrove due to similar ecological characteristic, है ना। ये चीज आपको क्या बता रहे हैं, लिटोरल वर्ड आपको पता है क्या होता है ना, लिटोरल वर्ड पता है, लिटोरल एंड स्वैम्पी फॉरेस्ट हमने देखे थे जब हमने टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया देखे थे, है ना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कह रहे हैं, फ्लड प्लेन, फ्लड प्लेन आपको पता है क्या होता है, हमने क्या देखा था,
ज्योग्राफी जब पढ़ी थी तो हमने देखा था फ्लड प्लेन्स, है ना। फ्लड प्लेन्स क्या होते थे? फ्लड प्लेन्स रिवर के साथ वाली जो जगह होती थी जहां पर कभी जब बहुत ज्यादा फ्लड आ जाता है तो उसमें भी पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वो रिवर का ही कंटिन्यूअस एरिया होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसका फ्लड प्लेन, है ना। ठीक बात है। क्योंकि बाद में हमने देखा था कि क्या होता है, इंक्रोचमेंट कर देते हो आप किसकी? रिवर की, है ना, किसी नाले की, किसी नदी की आप इंक्रोचमेंट करते हो, तो जब फ्लडिंग आ जाती है जो पानी जो है सारा साइड में चला जाता है, इंक्रोचमेंट की होती है, इसीलिए जो है फ्लडिंग आपकी होती है। हर जगह आप देखेंगे जहाँ पर भी नहर जा रही है, जहाँ पर भी रिवर जा रही है, उसकी एक मार्क बनाया होता है कि ये नहर की जगह है, ठीक है, यहाँ तक नदी की जगह है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है आगे पीछे इंक्रोचमेंट की होती है। वो इंक्रोचमेंट कहाँ पर होती है? फ्लड प्लेन्स के अंदर, ठीक है। इसीलिए जब फ्लडिंग हो जाती है तो पानी जो है लोगों के घर में घुस जाता है, और फिर वो वीडियो बना के सिंपैथी, हमारे तो घर में देखो पानी आ गया, सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो आपको भाई उस जगह पे घर नहीं बनाना चाहिए था, ठीक है। ठीक बात है, ठीक है। तो सरकार इसीलिए ऊपर सबसे पहले क्या है? अवेयरनेस, पहले आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। चलो ये समझ आ गया सारा। अच्छा, यहाँ पर कुछ एक वर्ड लिखा है, क्या लिखा है? बॉग्स और फेन, और फिर क्या लिखा है? मैनग्रूव, ठीक है। अब ये बॉग और फेन क्या होता है, जरा फोटो से आपको दिखाता हूँ। बॉग और फेन ये कुछ नहीं, ऐसे ही आप बोले फैंसी नाम दिए किसके? छोटे छोटे वाटर बॉडी जो हैं उसको नाम दिया गया है बॉग और फेन। अब अलग अलग टाइप से होगा, अगर किसी के अंदर स्टैग्नेंट वाटर है तो एक बन जाएगा बॉग, और एक उसमें अगर कहीं से पीछे से कोई नदी आ रही है जिसका पानी लगता रहता है और उसमें पानी हमेशा रहता है तो बन जाएगा, ऐसे बॉग और फेन के बीच में बन जाएगा डिस्टिंक्शन, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं फोटो दिखाऊंगा, या फिर आप देख लोगे? देख लोगे? ये आपको दिख रहा है जगह? ये जगह दिख रही है, ठीक है। तो नीचे क्या लिखा है? बॉग और फेन, ठीक है। तो जैसे ये जगह है तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कहीं से इसको पीछे कहीं से पानी आ नहीं रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है एक होगा जिसको पीछे से किसी वाटर बॉडी जो है उसका पानी निकलता रहता है, तो आगे पीछे का कोई एडजेसेंट लैंड है जहाँ पर वो पानी इकट्ठा हो गया है, तो छोटे छोटे जो वाटर बॉडी है उसका ही नाम होता है बॉग और फेन, ठीक है। कुछ इधर कोई इतना कोई भारी भरकम कुछ नहीं है, ठीक है। फिर डेफिनेशन बता रहा है आपको, वेटलैंड का डेफिनेशन क्या होता है? एरिया ऑफ मार्श, फेन, पीटलैंड, वाटर, वेदर नेचुरल, आर्टिफिशियल, परमानेंट, टेम्पररी, विद वाटर दैट इज स्टैटिक, फ्लोइंग है, फ्रेश है, ब्रैकिश है, सॉल्ट है, इंक्लूडिंग मरीन वाटर है, नहीं है, ठीक है। द डेप्थ ऑफ विच एट लो टाइड डज नॉट एक्सीड 6 मीटर, ठीक है। बस इतना सा वर्ड अगर आपको लिखना है तो कॉपी में लिख लो कि 6 मीटर से ज़्यादा जो है उसका डेप्थ जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये भी ज़्यादा बोल रहा है, इतनी भी नहीं होती है वैसे, चलो 3 मीटर तक होती है वैसे तो वेटलैंड का, उससे ज़्यादा जो हो जाएगी बड़ी वो फिर लेक बन जाती है, ठीक है। 3 मीटर होती है ना, 3 मीटर से जब ज़्यादा हो जाता है ना तो वो लेक बन जाती है। लेकिन अब आप देखो कि कोई परमानेंट डिस्टिंक्शन नहीं होती किसके बीच में? वेटलैंड और लेक के बीच में। कभी कभी होता है जो लेक होती है उसी को वेटलैंड बाद में बना देते हैं, है ना। जैसे आपकी मानसर सुरिनसर लेक है ना, बाद में क्या बना दिया? इसको वेटलैंड बना दिया है, ठीक है। तब वो अब उन्होंने डेप्थ थोड़ी चेक की होगी कि हमने डेफिनेशन में अब 3 मीटर है और 6 मीटर है तो अब इसको ये नहीं बना सकते, है ना। उन्होंने क्या देखा? यहाँ पर कुछ ऐसी कंजर्वेशन की ज़रूरत है, ठीक है, और यहाँ पे मछलियाँ हैं इस हिसाब की, ये है, ठीक है, फ्लोरा फोना है, तो उस हिसाब से उसका कंजर्वेशन करना है तो रामसर साइड बनाया, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसके? कवर्ड बाय वाटर, हैज वाटर लॉग्ड सॉइल फॉर एटलीस्ट 7 days ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, एडॉप्टेड प्लांट लाइफ, हाइड्रिक सॉइल, नॉट इनफ O2 अवेलेबल फॉर सम प्लांट। तो ये 2-3 चीज़ें लिखी हैं इस वेटलैंड का। क्या कैरेक्टरिस्टिक है? कि पानी उसमें जो है वो रहता है, उसकी सॉइल जो है उसमें पानी जमा रहता है, एटलीस्ट 7 दिनों के लिए उसमें पानी जमा रहता है अगर वहाँ पर ग्रोइंग सीजन है, ठीक है। 7 दिन तक उसके पानी में जो है सॉइल में जो है पानी रहता है। एडॉप्टेड प्लांट लाइफ, जिस हिसाब का वहाँ पर जिस हिसाब का वेटलैंड होगा, ठीक है। ऊपर ही हमने पढ़ा वेटलैंड कैसा हो सकता है भाई? फ्रेश वाटर का भी हो सकता है, सलाइन भी हो सकता है, पानी हो सकता है, कम हो सकता है, सॉल्ट ज़्यादा, ठीक है। जिस हिसाब का वेटलैंड बनेगा उस हिसाब का वहाँ पर आपको प्लांट का लाइफ भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन बता रहा है जरा वेटलैंड की। अब एक एक करके नाम पढ़ते हैं वेटलैंड का, ठीक है। सबसे ऊपर लिख रहा है आपको वेटलैंड, 2 जगह में उसको तोड़ा है उसने, इनलैंड वेटलैंड और
कोस्टल वेटलैंड, ठीक है, मतलब एक आपका कोस्ट के ऊपर है और एक आपका कहाँ है, जमीन के अंदर, ठीक है, इनलैंड। अभी इनलैंड को दो में तोड़ा है, नेचुरल और मैन मेड, और कोस्टल को भी दो में तोड़ा है, नेचुरल और मैन मेड, ठीक है। नेचुरल में आप देखिए जरा, लेक है, पॉन्ड है, ऑक्सबो लेक, वो जो कि हमने पढ़ी थी कहाँ पर, ज्योग्राफी में, ठीक है। फिर हमने देखा वाटर लॉग्ड कोई जगह है, ठीक है। फिर सीजनल कोई जगह है जहाँ पर नेचुरल है, सीजनल है। सीजनल नेचुरल मतलब कोई एक जैसे डिप्रेशन टाइप है, और बरसात जैसे हुई, जब बारिश हुई तो वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, और ऐसे गर्मी होती है तो पानी थोड़ा कम हो जाता है ना। उसके बाद आप देखिए क्या लास्ट, स्वैम्प और मार्श, ठीक है, कोई जगह है दलदल जैसी, स्वैम्पी कंडीशन है, मार्शी कंडीशन है, वो सारे क्या बन गए, इनलैंड वेटलैंड, ठीक है। और मैन मेड क्या है, कोई रिजर्वायर आपने बनाया, कोई टैंक आपने बनाया, वाटर लॉग्ड कोई जगह है, और ऐश पॉन्ड, ठीक है। आप बोलो सर वाटर लॉग्ड इधर भी उधर भी, हाँ इधर वाला वाटर लॉग आपने खुद से किया होगा, है ना, जैसे वो पैडी कल्टीवेशन, ठीक है, उसके लिए आपने खुद से किसी जगह को वाटर लॉग किया, तो वाटर लॉग आपका कहाँ पे बन गया, मैन मेड में भी बन गया और नेचुरल में भी बन गया, ठीक है। फिर दूसरी जगह आप आइए जरा, क्या है, कोस्टल वेटलैंड। कोस्टल एरिया में आपको पता है क्या होता है, एस्चुरी होती है, लगून होता है, क्रीक, बैक वाटर, बे, कोरल रीफ, टाइडल फ्लैट, मैनग्रूव, सॉल्ट मार्श। तो इन सबको आपको अभी बताने की जरूरत है, आप ये बताइए मुझे, आपको पता है एस्चुरी क्या होती है, आपको पता है डेल्टा क्या होता है, एस्चुरी आपको पता है ना, पता है। फिर लगून भी आपको पता है, ये लगून आपको कहाँ पे पढ़ाया था, याद करो जब कोरल रीफ पढ़ा था, है ना, कोरल रीफ पढ़ा था तो हमने देखा था जब लास्ट वाली स्टेज होती है कोरल रीफ की, तो ऊपर उसके क्या बन जाता था, लगून, है ना, कोई आगे पीछे वाटर बॉडी होती थी जो कि पानी उस जगह पे आ जाता था तो लगून बन जाता था, है ना। आगे जब ये तो क्या है, क्रीक। क्रीक आपको पता है क्या होती है, आपने इंटरनेशनल रिलेशन कहीं तो पढ़ा होगा, वो सर क्रीक वाला इशू है ना। क्रीक भी एक ऐसा लंबा होता है, क्रीक क्या होता है, लंबा सा एक लैंड होता है जहाँ पे कुछ बीच में पानी का एरिया होता है, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, क्रीक। क्रीक मतलब ऐसे ऐसे जगह होगी, ऐसी ऐसे करके ना, ऐसे बीच में लंबी होती है क्रीक, ठीक है, शेप के हिसाब से, ठीक है, क्रीक। उसके बाद बैक वाटर, तो वो क्या होते हैं, जैसे आपने केरला में देखा होगा, केरला में क्या होते हैं, बैक वाटर। बैक वाटर क्या होते हैं कि जैसे बैक वाटर वाला जो आपका वाटर का रिसोर्स होता है, वो किसी ना किसी उसमें कोई रिवर का पानी कहीं ना कहीं से आ रहा होता है, इसलिए उसमें पानी आपको ज़्यादा दिखता है, ठीक है, वो जो एरिया होगा ना बैक वाटर का, ठीक है। फिर कोरल रीफ आपको पता है, बे आपको पता है क्या, बे ऑफ बंगाल जैसे है, ठीक है, तो वो क्या बन गया, बे ऑफ बंगाल में आपका क्या था, सुंदरबन, ठीक है, वहीं पे था, तो वो बन गया आपका बे। फिर आपका क्या है, मैनग्रूव है, सॉल्ट मार्श है। मैनग्रूव आपको पता है, सॉल्ट मार्श आप समझिए जब वो नदी के किनारे जहाँ पे सॉल्ट आपका निकालने के लिए वो बनाते हैं ना अलग अलग चीज़ें, तो वहाँ पे पहले नदी का पानी खड़ा करके रखते हैं, है ना, फिर वो इवेपोरेशन होती है, धीरे धीरे करके सूखता है, फिर नीचे सॉल्ट बचता है ना, उसी को क्या बोला है, सॉल्ट मार्श, ठीक है ना। सॉल्ट कैसे बनाते हैं, वो पानी इकट्ठा करके रखते हैं ना एक जगह, फिर वो सूखता है धीरे धीरे करके, तो नीचे सॉल्ट उसमें से बचता है, ठीक है। और वही सेम चीज़ सॉल्ट मार्श और सॉल्ट पैन, अब वो नेचुरल किसी जगह पे तो सॉल्ट मार्श बन जाएगा, और अगर हमने ज़्यादा उसमें मैन मेड बनाया तो सॉल्ट पैन। वो डिपेंड, ये मार्श और पैन एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कुछ बड़ा एरिया होगा, ठीक है, और थोड़ा नेचुरल टाइप होगा तो क्या बन जाएगा, मार्श, और अगर इंडस्ट्रियल यूज़ करने के लिए कुछ छोटे एरिया पे अलग अलग करके बनाया तो क्या बन गया, पैन, ठीक है। और लास्ट क्या है, एक्वाकल्चर, ठीक है। एक्वाकल्चर आपको पता है क्या होता है, फिश वगैरह जहां पर आप रखते हैं तो क्या बन जाएगा, एक्वा कल्चर, ठीक है। फिर आपको क्या बता रहे हैं, ये वेटलैंड जो होते हैं उनके क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो हैबिटेट देखता है किसको, फ्लोरा और फोना को हैबिटेट देता है, किसको, साथ में माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो भी इस वेटलैंड में आते हैं। फिल्ट्रेशन करता है किसकी, सेडिमेंट की, न्यूट्रिएंट का रिसाइकलिंग करता है, वाटर का प्यूरिफिकेशन करता है, फ्लड का मिटिगेशन करता है। फ्लड का मिटिगेशन कैसे करता होगा, फ्लड का मिटिगेशन कैसे करेगा कोई वेटलैंड, जगह मिल गई ना, पानी अब वहां पे इकट्ठा हो सकता है ना। और जैसे आप मानो सुंदरबन जैसा कोई मैनग्रूव जैसा हो, ठीक है, तो मैनग्रूव की इंपॉर्टेंस क्यों है आपको पता है, क्योंकि मैनग्रूव कहाँ पर उगते हैं, कोस्टल एरिया में उगते हैं, है ना। तो कभी आपका हम बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वाटर लेवल इंक्रीज होगा, है ना, तो अगर मैनग्रूव वहाँ पे रहेंगे तो वो जो है अचानक से जो है कोस्ट पे नहीं आएगा, ठीक है, मैनग्रूव उसको रोक के रखेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ बता रहे हैं, फ्लड का मिटिगेशन कर सकते हैं, मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीम फ्लो, ग्राउंड वाटर का रिचार्ज कर सकते हैं, पानी इकट्ठा रहेगा तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहेगा, ठीक है। प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, फिश, फॉडर, फ्यूल,
कंट्रोल रेट ऑफ रन ऑफ इन अर्बन एरिया, फिर बफर शोरलाइन एक्शन, ये बफर शोरलाइन एक्शन अगेंस्ट इरोजन है ना। ये कैसे, ये लास्ट वाला जो पॉइंट है, जैसे बफर शोरलाइन अगेंस्ट इरोजन, याद करो कोस्टल, जब हमने सॉइल इरोजन पढ़ा था तो अलग अलग टाइप पढ़े थे है ना, उसमें एक टॉपिक आया था कोस्टल इरोजन। कोस्टल इरोजन से लड़ने के लिए हमने एक दो चीजें देखी थी, याद आ रहा है, ट्राईपॉड वगैरह देखे थे ना, वो कोस्टल एरिया में ट्राईपॉड लगा देते हैं, टेट्रापॉड लगा देते हैं, देखा था। तो वही बता रहा है, अगर आपका वेटलैंड होगा, कोई मैनग्रोव वगैरह वाला एरिया होगा तो सॉइल का इरोजन नहीं होगा। टाइड के एक्शन की वजह से सॉइल का इरोजन होता है। किसी कोस्ट में अगर टाइड चल रही है, पानी आ रहा है, तो कोस्ट जो है वहाँ पर इरोजन हो जाएगा उसकी सॉइल का, है ना। अगर वहाँ पर आपका कोई वेटलैंड होगा, उसके हिसाब से वहाँ पे कोई वेटलैंड का फॉरेस्ट होगा, मैनग्रोव होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सॉइल इरोजन को नहीं होने देगा, ठीक है, वही वहाँ पर लिखा है, ठीक है। फिर वही सेम चीज़ें, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड टू लोकल पीपल और सपोर्टिंग स्पेसिफिक डाइवर्सिटी, है ना, आपको समझ आ गया। स्पेसिफिक डाइवर्सिटी जो है एक पर्टिकुलर स्पीशी की, उसको सपोर्ट करेगा। अभी उसके डिप्लीशन हो रहा है तो क्या कॉज है, कन्वर्जन ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए आप लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे आपने देखा अभी वेटलैंड क्या है, मैन मेड भी है, नेचुरल भी है, और हमेशा उसमें पानी रह सकता है या फिर नहीं रह सकता, ठीक है। अब मानो कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पर सीजनल वेटलैंड है वो, ठीक है, जहाँ पर हमेशा सिर्फ जब बारिश पड़ती है तभी पानी होता है, ठीक है। अब गर्मी में जब सूख जाएगी, ठीक है, तो लोग क्या चाहेंगे कि यार छोड़ो यार ये तालाब, जैसे अभी जो आपके सारे तालाब का रेस्टोरेशन चल रहा है, ठीक है, जो अमृत सरोवर वाला जो है ना, ये जो बन रहा है, ठीक है, जिसमें 75 आपके सरोवर बन रहे हैं ना, वैसे बहुत सारे जो है पॉन्ड वगैरह होते थे पुराने टाइम पे, ठीक है। अभी तो कुछ कुछ हैं जो बचे हैं और जिनका आप रेस्टोरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें जब पानी नहीं होता था तो उसमें क्या करते हैं, उसको लेवल करके एकदम वहाँ पर अब वो कुछ उगाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एग्रीकल्चर में आप क्या कर सकते हो, उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो क्या करेगा, वेटलैंड का लॉस हो जाएगा। ओवर ग्रेजिंग करोगे आप, रिमूवल ऑफ सैंड फ्रॉम बेड, एक्वाकल्चर, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पॉल्यूशन, डोमेस्टिक वेस्ट, एग्रीकल्चर रन ऑफ, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, क्लाइमेट चेंज। तो ये 3-4 आप 4-5 वर्ड अपने दिमाग में फिट करो तो क्या सिर्फ यहीं पर यूज होंगे, हर जगह यूज हो जाएंगे एनवायरनमेंट में, है ना। एनवायरनमेंट में कहीं पर भी आपको कुछ लिखना है कि क्या दिक्कत हो रही है तो आप वही लिखोगे, क्या भाई, हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। अभी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हर जगह में आएगा, एनिमल प्लांट हर जगह, ठीक है। मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट उधर भी आएगा। फिर पॉल्यूशन, डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये तो ऐसे नाम है जो आपको एकदम आप याद कर लो, लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। फिर उसकी मिटिगेशन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आप कुछ सर्वे करें, डिमार्केशन करें, प्रोटेक्टिव मेजर लें, एफॉरेस्टेशन करें, वीड का कंट्रोल करें, इंक्रोचमेंट का रिमूवल करें, यूट्रोफिकेशन जो है उसको कम करें, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस फैलाएं, ठीक है। समझ आ गई ना ये, इसमें कुछ है नहीं समझाने वाला, ठीक है। फिर आ गया लेक, ठीक है। लेक के बारे में कोई चीज जो है वो आपको बता रहे, ठीक है। कि अब लेक के बारे में आ गए तो क्या डिस्टिंक्शन क्या है लेक्स की, किस हिसाब से लेक्स को बांटा गया है। अरे ये तो चैप्टर खत्म ही नहीं हो रहा है। चलिए अब संडे है ना, अब आपके लिए होमवर्क हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। जरा देखिए क्या लिखा है डिस्टिंक्शन ऑफ लेक के लिए। भाई लेक को आप किस में क्लासिफाई करेंगे, उसके लिए जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है, ठीक है, उसने डिस्टिंक्शन दिया है किसके बीच में, लेक और वेटलैंड के बीच में, ठीक है। फिर क्या लिखा है, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम, ठीक है। एक लेक के कंजर्वेशन के लिए जो प्रोग्राम चलाया गया, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम। अब इसको आप कॉपी में लिखो, ठीक है। आपका होमवर्क ये कि आप घर पे जाओगे, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम, क्योंकि उसका नाम यहाँ पे लिखा है, उसको आप देखो घर पे, कब वो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, कौन उसको हेड करता है और कौन सी मिनिस्ट्री तो चलो यही होगी, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हैं उसके 1-2 पॉइंट जो उसके बारे में लिखे होंगे, ठीक है, उसको आप घर पे देखो, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम कंसीडर लेक्स एज स्टैंडिंग वाटर बॉडी विच हैव अ मिनिमम वाटर डेप्थ ऑफ 3 मीटर, ठीक है। कम से कम मिनिमम, मतलब मिनिमम उसमें 3 मीटर का डेप्थ होना चाहिए अगर आपको उसको लेक की कैटेगरी में डालना है तो, मिनिमम, ठीक है।
जनरली कवर्स अ वाटर स्प्रेड ऑफ मोर देन 10 हेक्टेयर। ठीक है, तो आप लिख लीजिए, एक साइड में कॉपी में लिख लीजिए लेक, साइड में कॉपी में लिख लीजिए लेक, उसके साथ 2 एरो बनाओ, एक एरो में लिखो मिनिमम डेप्थ 3 मीटर और साइड में एक और एरो में लिखो 10 हेक्टेयर का कवर्स 10 हेक्टेयर। ठीक है, तो बन गया नोट, इतना बढ़िया नोट्स बन गए। ठीक है, ठीक है। फिर लेक के बारे में लिखा है कि भाई इसमें से पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हो, ड्रिंकिंग वाटर के लिए इस्तेमाल करते हो, प्राइमरी वाटर सप्लाई के लिए, इरिगेशन के लिए आप इसको जो है इस्तेमाल करते हो। ठीक है, फिर लिखा है एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ मैक्रोफाइट्स बोथ सबमर्ज्ड एंड फ्री फ्लोटिंग जनरली प्रेजेंट इन वेटलैंड affects the water body adversely and interfere with the utilization of water body। ठीक है, वही कोई लेक है और वहाँ पर ये सारी फ्री फ्लोटिंग जो आपके ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि जनरली किस में प्रेजेंट होते हैं, वेटलैंड के अंदर। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है आपके जो यूटिलाइजेशन है पानी का उसमें ये दिक्कत देता है। ठीक है, फिर नीचे एक पॉइंट लिखा है, जरा देखिए, लिखा है वेटलैंड जनरली लेस देन 3 मीटर डेप्थ, है ना। अभी आपको मैंने बताया था, है ना, 3 मीटर से जो है कम होता है। ऊपर क्या लिखा था, 6 मीटर लिखा था शायद कहीं पे, सबसे पहले हमने पढ़ा 6 मीटर लिखा था। ठीक है, तो एक्चुअल में 3 मीटर होता है। ठीक है, इतने गहरे गहरे होते नहीं है, वही है, कोई लेक वेटलैंड में कन्वर्ट हो जाए तो उसका गहराई बढ़ सकती है। ठीक है, तो वेटलैंड जनरली लेस देन 3 मीटर डेप्थ ओवर मोस्ट ऑफ देयर एरिया आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स derived from surrounding and their sediment and have abundant growth of aquatic। वो छोड़ दो, आप लिख लीजिए वेटलैंड और उसका डेप्थ कितना है, 3 मीटर का। ठीक है, लेस देन 3 मीटर। अब यहाँ पर जो भी लिखा है, दे सपोर्ट हाई डेंसिटी ऑफ फ्लोरा और फोना। ठीक है, दीज शैलो लेक्स आर राइटफुली कैटेगराइज्ड एज वेटलैंड। ठीक है, तो ऐसी कोई लेक है जो थोड़ी शैलो है और जिसमें बहुत सारा फ्लोरा और फोना है, उसी को हम क्या बोल देंगे बाद में, वेटलैंड। ठीक है, अभी कुछ डिस्टिंक्शन बता रहा है किसके बीच में, लेक और वेटलैंड के बीच में। ये टेबल आप देख लोगे घर पे जाके। ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ फिर जो रामसर साइट है वो आप एक बारी सारे क्लास में पढ़ लो, तो फिर आप घर पे जाओगे तो याद हो जाएगी। पर फिर भी हम चलो देखते हैं जरा क्या बोल रहा है। ओरिजिन के बारे में बता रहा है कि भाई लेक के ओरिजिन में और किसी वेटलैंड जो कि क्या है, शैलो लेक, है ना, उसके ओरिजिन में क्या डिफरेंस है। तो लेक तो कैसे भी बन सकती है ना, आपको पता है लेक के बनने के अलग अलग फिनोमिना, जैसे एक वो लोनार लेक थी जो कि किससे बनी थी, वो कोई मिट्योर गिरा नीचे और उससे की वजह से डिप्रेशन क्रिएट हुआ तो लोनार लेक बन गई, है ना। फिर कुछ मैन मेड लेक हो, तो अलग अलग टाइप की लेक हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए लिखा है वेरियस प्रोसेस, और वेटलैंड के लिए लिखा है फ्लूवियल जियोमॉर्फिक प्रोसेस। अब दोनों ही किसके वर्ड है, ज्योग्राफी के वर्ड है ना। फ्लूवियल भी आपको पता है और जियोमॉर्फिक भी आपको पता है। फ्लूवियल क्या होता है, बहने वाली कोई चीज है ना, हम बोलते हैं फ्लूवियल डिपॉजिट, है ना। और जियोमॉर्फिक मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी हुई, ठीक है, जिसकी वजह से आपका वेटलैंड जो है वो बना। फिर वही वाटर लेक में परमानेंट रह सकता है क्योंकि तभी वो लेक है, ठीक है, और वेटलैंड में होगा कभी नहीं होगा, वही सारी चीजें लिखी हैं, आप देख लेना। ठीक है, कुछ इसमें ऐसी खास चीज नहीं है, कुछ खास है तो कुछ नहीं है। प्रोडक्टिविटी लिखी है, लेक में लो और वेटलैंड में हाई, है ना, क्योंकि वेटलैंड इसीलिए वेटलैंड है, क्यों, उसमें वैरायटी ऑफ क्या है, फ्लोरा और फोना, है ना। और लेक में उतनी ज्यादा आपको वैरायटी नहीं मिलती है। ठीक है, ठीक है ना। लेक में क्या होता है, वो आप वो शिकारा लेके घूमते रहते हो, है ना, और कोई वेटलैंड होगा तो थोड़ा शिकारा उधर भी लेके घूम सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको उस कमर्शियल एक्टिविटी के लिए कन्वर्ट कर देते हैं, किसको, लेक को, है ना। और वेटलैंड तो क्या, कंजर्वेशन करने के लिए रखा है। ठीक है, फिर वही बायोडाइवर्सिटी, तो आपको लेक में कम मिल रही है और वेटलैंड में ज्यादा मिल रही है। ठीक है, अब क्या है, और मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, कंट्रोल ऑफ यूट्रिफिकेशन, हाई वाटर क्वालिटी और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, है ना। लेक में क्या करना है, हमें यूट्रोफिकेशन को रोकना है, जबकि वेटलैंड को क्या करना है, उसकी बायोडाइवर्सिटी जो कि खराब हो रही है उसका कंजर्वेशन करना है। ठीक है, ठीक बात है। चलिए अब इधर आगे इंडिया के वेटलैंड और उसके बारे में कुछ चीजें। तो कह रहे हैं कि भाई इंडिया में जो है कितने वेटलैंड है, 27,403। क्या कॉपी में लिखना है, नहीं लिखना है ना, चेंज होते रहेंगे, हमें इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है। ठीक है, कह रहे हैं जिनमें से 23,444 इनलैंड है और 3,959 कितने हैं, कोस्टल एरिया के हैं। ठीक है, तो और क्या लिखे है, 70% आर अंडर
पैडी कल्टीवेशन, है ना। तो हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं कि पैडी की कल्टीवेशन जब होती है तो वेटलैंड जो है वो क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो क्या ये इन्फॉर्मेशन की काम की है? नहीं, काम की नहीं है, ठीक है, चेंज होती रहेगी। ये बुक पुरानी है, ठीक है, तो जो लेटेस्ट होगा, जो भी चेंज होगा आपके अखबार में आएगा, उसको आप अखबार से देखना, या किसी मैगजीन में आएगा, ठीक है, विजन की कोई मैगजीन होगी उसमें आएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका क्या है, फिर नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, है ना। तो ऊपर ही पढ़ा हमने वेटलैंड की क्या अहमियत है और उसको हमारा काम क्या है, उसको क्या करना है, कंजर्व करना है। अभी कंजर्व करने के लिए नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है उसको बनाया गया, जो कि 85-86 में हमने शुरुआत की, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इसमें 115 जो थे वेटलैंड जो थे उसको मिनिस्ट्री ने आइडेंटिफाई किया, जिनको अर्जेंट नीड थी किसकी, कंजर्वेशन की, ठीक है। तो अब आपका काम क्या है, आपका काम है कि ये नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है इसको आपने इधर बुक से नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसको आप कॉपी में लिखो और इसको आप इसको गूगल करना, इसकी क्या पता अपनी कोई साइट हो, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट है ना, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, उसके अंदर अगर ये कहीं पर पढ़ता होगा तो फिर उसके अंदर जो है आप इस प्रोग्राम के बारे में एक्चुअल चीज़ें देखो, ठीक है। अभी एम ऑब्जेक्टिव लिखा है तो वो नहीं है, आप इसको पढ़ोगे कि आज तक इसने क्या काम किया है, ठीक है। हम क्या देखेंगे, इसकी अचीवमेंट, कि अगर ये प्रोग्राम लाया गया तो उसके बाद कोई चेंज हुई क्या, उसके बाद कोई चेंज हुई, ठीक है, तो हमने वो देखना है, ठीक है। तो इसको जो है आप घर पे जाके देखिएगा। जैसे क्या लिखा है, एक लाइन लिखी है, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव्स एट इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल। इट ऑल्सो प्रोवाइड गाइडलाइन, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो वही सेम चीज़ हो गई जो हम हर चीज़ जो आपने पॉलिटी में पढ़ी है, क्या सेंटर जो है वो आपको गाइडलाइन बनाएगी, वो सेंटर जो है हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ कहाँ पर होती है, स्टेट के अंदर, है ना। सेंटर गवर्नमेंट के पास कोई लैंड थोड़ी होता है, वो तो गवर्नमेंट है ना। लेकिन वेटलैंड एक्चुअल में कहाँ प्रेजेंट होंगे, किसी स्टेट के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ऊपर से मॉनिटर कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, काम कौन करेगा, एग्जीक्यूशन कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। वही लिखा है वहाँ पर, और तो कुछ लिखा नहीं, पैसा देगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी, वही सब लिखा है, ठीक है। तो जरा देखिए यहाँ पे लिखा है क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो अब ये चीज अलग है, ठीक है, वेटलैंड अलग है, वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अलग है, और रामसर साइट अलग है, तीनों चीजें अलग हैं। वेटलैंड बहुत सारे हो सकते हैं, वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस उसमें से चुनेंगे कुछ, और क्या पता जो चुने हैं उसी में से कुछ किसी को क्या बना दे, रामसर साइट बना दे, ठीक बात है कि नहीं, ठीक है। चलिए जरा देखिए, कुछ क्राइटेरिया दिए है, तो उसके लिए पहला आप क्राइटेरिया देखें, क्या, इफ इट कंटेन्स अ रिप्रेजेंटेटिव रेयर और यूनिक एग्जांपल ऑफ नेचुरल और नियर नेचुरल वेटलैंड टाइप फाउंड विद इन द एप्रोप्रिएट बायोजियोग्राफिक रीजन, है ना, कि वो वेटलैंड जो है काफी क्या है, रेयर है और कुछ यूनिक उसके अंदर है, तो जो है उसको हम बोल सकते हैं वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। फिर और क्या है, इफ इट सपोर्ट्स वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी, है ना। अब किसी जगह पे किसी वेटलैंड में कोई क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी है ना, तो अब उसका कंजर्वेशन तो हमें करना है, तो वो वेटलैंड क्या बन गया, वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। फिर इफ इट सपोर्ट्स पॉपुलेशन ऑफ प्लांट, एनिमल, स्पीशीज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ अ पर्टिकुलर बायोजियोग्राफिक रीजन, ठीक है। तो वहाँ पर कोई ऐसी प्लांट और एनिमल की स्पीशी है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ के बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए, मतलब फूड चेन के लिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो तब भी वो क्या बन जाएगा, इंपॉर्टेंट बन जाएगा, किसके लिए, अगर ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड होता है तो, ठीक है। और लास्ट क्या है, स्पेसिफिक क्राइटेरिया बेस्ड ऑन वाटर बर्ड, ठीक है। अब अगर वाटर का कोई बर्ड है, ठीक है, अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ है तो उसके हिसाब से लिखा है कि भाई क्या 20,000 से ज़्यादा अगर वो कोई वाटर बर्ड को सपोर्ट करता है तो भी क्या बन जाएगा, वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, है ना। अभी 20,000 ये वाटर बर्ड का मतलब क्या हुआ, कुछ भी हो सकता है, माइग्रेटरी बर्ड भी हो सकते हैं, वाटर बर्ड, ठीक है। फिर क्या हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं वाटर बर्ड, वही जो फ्लेमिंगो वगैरह उड़ के आते हैं ना, वो भी हो सकते हैं, डक, स्वान, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, वाटर बर्ड, ठीक है। तो अगर 20,000 से ज़्यादा जो है उसको सपोर्ट कर रहा है, तो ये एक लाइन में आप लिख लो बस, ठीक है। ऐसे कॉपी में एक लाइन में आप लिख लो कि, कॉपी में आप ऐसे एक साइड लिखिए वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, वेटलैंड ऑफ नेशनल
इम्पोर्टेंस, ठीक है, वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। और उसमें आप ऊपर जो इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं उसका आप एक पॉइंट बनाइए, इफ़ इट कंटेन्स रेयर यूनिक ठीक है इकोसिस्टम, इफ इट कंटेन्स रेयर और यूनिक इकोसिस्टम एंड सपोर्ट vulnerable endangered critically endangered species, ठीक है, ठीक है। और एक नेक्स्ट पॉइंट आप बनाइए, उसमें लिखिए इफ इट रेगुलरली सपोर्ट 20,000 और मोर वाटर बर्ड, इफ इट regularly support 20,000 or more water bird, 20,000 or more water bird, ठीक है, ठीक है। फिर कुछ और चीजें लिख रहा है भाई, इफ इट सपोर्ट सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ इंडिजीनियस फिश सब स्पीशी और फैमिली लाइफ हिस्ट्री स्टेजेस, ठीक है। तो क्या कोई मछली है जो कि आपको सिर्फ वहीं पर मिलती है, ठीक है, तो वही सेम चीज है, आपको क्या करना है, अब आपको करना है उसका कंजर्वेशन करना है, ठीक है। फिर इट इज़ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फिश, आप समझिए ये सारी चीज़ें क्या है, आप इसको और दूसरी जगह से पॉलिटी के साथ जोड़ लो, है ना। बहुत सारी हमारी भाषाएं हैं जो क्या है लुप्त होती जा रही है ना, क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। आप जो है भाषा बोलना नहीं चाहते हैं, ठीक है, आपकी नेटिव हो सकती है कि आप डोगरी हो सकती है, कश्मीरी हो सकती है ना, किसी की भदरवाई हो सकती है, अलग अलग पहाड़ी हो सकती है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है जब आप जम्मू सिटी के अंदर पहुंचते हो तो आप हिंदी बोलते हो या इंग्लिश बोलते हो, है ना, ताकि आपका ऐसा थोड़ा जो है थोड़ा आपको लगे कि, है ना, समझ रहे हो। तो क्या है, अब ऐसी कोई भाषा है जिसको बोलने वाले लोग जो है उसको बोलेंगे नहीं तो क्या हो जाएगी, एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो बस वही है, अभी एक आध जो आपका पक्षी और प्लांट वगैरह बचा है उसको हम बचा लें इधर ही, अगर मर गया तो क्या पता वापस ना मिले, ठीक है। वही बात है, अगर आप टाइगर और लाइन पे ध्यान नहीं देंगे तो चीता वाला हिसाब हो जाएगा, ठीक है, फिर बाहर से लाने पड़ेंगे चीता, ठीक है, ठीक बात है। तो बस वही चीज़ की बात हो रही है और कुछ है नहीं। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, वेटलैंड रिकॉर्ड, चला आप ज़रा देखिए यहाँ पर मैंने कुछ साइट्स निकाल के रखी हैं, किसकी, वैसे मैंने निकाली तो थी रामसर साइट, चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर एक चीज़ लिखी क्या, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। अभी मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड अगर यहाँ पे पहले लिख दिया है और रामसर नहीं दिया है तो मुझे इसलिए अजीब सा लग रहा है, ठीक है। पहले आप देखिए ज़रा, ये देखिए जो ऊपर था ना, क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेटलैंड्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, उसमें क्या लिखा था, क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर NWCP, ये क्या था, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, आर सेम एज दोज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रामसर कन्वेंशन, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ का प्रोग्राम है और जो रामसर कन्वेंशन है, दोनों के बीच की जो गाइडलाइंस थी ये जो थी, ठीक है, ये सेम है जो आपने अभी कॉपी में लिखी, ठीक है। तो अभी ये आगे आपको कुछ मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के बारे में बता रहा है, लेकिन अब वहाँ ना जाते हुए पहले क्या करेंगे, यहाँ कुछ रामसर साइट दी हैं, उसको हमने निकाला था फोटो उसका, ज़रा उसको देखते हैं, रामसर साइट, ज़रा इसको देखते हैं, बड़ा करें इसको थोड़ा, होती है, ठीक है। आप समझिए पहले रामसर साइट क्या होती है, तो रामसर साइट आपको समझ आ गया अब क्या होती है, आप उसका डेफिनेशन वगैरह आप देख सकते हैं, पर होता क्या है, रामसर एक जगह है, कहाँ पर, रामसर एक जगह थी कहाँ पर, ईरान में, है ना, ईरान में एक जगह थी रामसर, और 1971 का टाइम है जब एक कन्वेंशन बनाई गई जिसको हमने बोला रामसर कन्वेंशन, जिसमें हमने बोला कि जो इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स हैं जिनकी कंजर्वेशन हमें करनी चाहिए, जिसके ये सारे पॉइंट थे, ठीक है, उसको कंजर्व करने के लिए जो है हम रामसर कन्वेंशन जो है उसको बनाएंगे, ठीक है। अभी रामसर कन्वेंशन बनी 71 में और इम्प्लीमेंट हुई 75 में, है ना। तो अब ये सारी जो है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है इसके ऊपर जो है सवाल बन सकता है, ठीक है। ये जो पीछे आपने सारा पढ़ा वो न्यूटन वाला ऑर्गेनिज्म, ये सब वो कुछ नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। अभी रामसर कन्वेंशन क्या 71 में अगर वो साइन हुई तो इम्प्लीमेंट कब हुई, केम इनटू फोर्स, है ना, अलग अलग टाइप आता है ना, केम इनटू फोर्स इन 75, ठीक है। अब उसमें शायद कुछ तो 6-7 उसके कुछ फाउंडिंग मेंबर थे, है ना, होता है ना, जैसे यूएन का भी बना तो उसके फाउंडिंग मेंबर होंगे, है ना।
तो उसके कोई 6-7 फाउंडिंग मेंबर थे, तो शायद अब ऐसा पूछ सकते हैं क्या उसके फाउंडिंग मेंबर जो थे रामसर साइट के, क्या उसमें इंडिया था? तो नहीं था, ठीक है, उसके फाउंडिंग मेंबर में इंडिया नहीं था, इंडिया ने बाद में ज्वाइन किया, 80s में कुछ को किया था ज्वाइन, ठीक है, 82-83 के आसपास इंडिया ने बाद में ज्वाइन किया था, ठीक है। तो ये क्या हो गया रामसर साइट के बारे में, मतलब रामसर कन्वेंशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अभी उस रामसर कन्वेंशन में रामसर साइट जो है वो धीरे धीरे करके ऐड होती रहती है, ठीक है। अभी कुछ साल पहले तक जब हम पढ़ते थे तो बहुत कम थी, है ना, 37 होती थी, फिर 45 हो गई, फिर और 10 ऐड हुई, है ना, 55 हो गई, ठीक है। अब धीरे धीरे करके जो है और ऐड होती जा रही है और आज के समय पे 75 आपकी रामसर साइट्स हैं इंडिया में, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपकी रामसर साइट्स पूरे वर्ल्ड में कहाँ है? यूके में, है ना। सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? यूके के अंदर है, ठीक है। और इंडिया में कितनी है? 75, ठीक है। अब इनके नाम यहाँ पर लिखे हैं, तो क्या सर हमको सारे वेटलैंड रामसर साइट्स के नाम याद करने हैं? हाँ करने हैं, ठीक है। अभी तक मैं आपको यही बोल रहा था ये सब बकवास लिखा है वो काम का नहीं है, कुछ पढ़ना नहीं है ना, पर जो काम का है वो ये है, ठीक है। क्या इनके नाम याद करने हैं? हाँ बिल्कुल करने हैं। सर हमें याद नहीं हो रहे हैं, कैसे याद करें? मेरे पास कोई तरीका नहीं है। अगर इधर आपके वो यूट्यूबर आपकी मदद कर सकते हैं कोई ऐसा न्यूमोनिक बनाने में जिससे आपको ये सब याद हो जाए, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उससे क्या होगा, आप हर दूसरी तीसरी फिर चीज़ का लग जाओगे वो ढूंढने के लिए, है ना, फिर आप थोड़ी देर के बाद सारे भूल जाओगे, है ना। कोई एक आध ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जिसके लिए अगर आप यूज़ करो न्यूमोनिक तो वो इस्तेमाल में काम में आता है। हर दूसरी तीसरी चीज़ में आप न्यूमोनिक करोगे तो सारे भूल जाएंगे वो, ठीक है, ठीक बात है। तो फिर सर कैसे याद होंगे? इसका फोटो जो है आप गूगल से निकालिए और उसको जहाँ पे आप पढ़ते हैं दीवार पे चिपका लीजिए, ठीक है। और सुबह उठ के एक बारी देखिए, रात को सोने के बाद पहले एक बारी देखिए, ठीक है, फिर अगले दिन सुबह उठते देखिए, ठीक है। ऐसे करके बार बार उसको आप देखेंगे तो कम से कम दिमाग में इतना पड़ेगा कि भाई ये नाम कहीं तो सुना हुआ है, ये रामसर साइट होती है, ठीक है। फिर जब एग्जाम आएगा फिर उसको एक बार आप वापस से रिवाइज करें, ठीक है। तो क्या सर सिर्फ नाम याद कर लिए तो हमारा काम बन गया? नहीं, नाम याद कर लिए वो तो सिर्फ एक चीज़ है, वो रामसर साइट कहाँ पर है, उसमें कोई रिवर लगती है, वहाँ पर कोई ऐसा एनिमल है, कोई फिश है, वो मेन चीज़ है, ठीक है। वो चीज़ कैसे याद होगी वो मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है, ठीक है। वो मैं बताऊंगा आपको कौन से रामसर साइट ज़रूरी है, कौन सी रामसर साइट एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। जैसे अगर आपसे कोई बोले सबसे बड़ी रामसर साइट इंडिया में कौन सी है, तो कौन सी है? सबसे बड़ी रामसर साइट इंडिया में कौन सी है? सुंदरबन, है ना। सबसे बड़ी रामसर साइट इंडिया में कौन सी है? सुंदरबन, है ना। और सुंदरबन भी आपको पता है कि भी रिसेंटली 1-2 साल पहले ऐड हुआ था, ठीक है। उससे पहले वेस्ट बंगाल में जो वेटलैंड होता था उसका नाम रामसर साइट होती थी, उसका नाम क्या होता था? ईस्ट कोलकाता वेटलैंड बोलते थे उसको, ठीक है, ठीक है। ये सुंदरबन जो है वो बाद में ऐड हुआ था, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है, तो वो कौन सी होती है? रेणुका लेक, है ना, जो कि कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो चलो ये दो जो इन्फॉर्मेशन है ये तो हमें आती है, ठीक है। तो ज़रा एक एक करके नाम एक बारी देखते हैं। आप ये वाली फ़ोटो जो है यहाँ तो आपको ग्रुप पे डाल दी जाएगी, यहाँ जो है आप इसको गूगल पे निकाल लेना और आज ही ये यही आपका होमवर्क है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। होमवर्क क्या है? ये रामसर साइट की फ़ोटो निकालो 75 की और उसको दीवार पे चिपकाओ, ठीक है। आप बोलोगे नहीं हम नहीं चिपकाएंगे, हम फ़ोन में डाउनलोड करेंगे, हमारे फ़ोन में ही रहेगी, फ़ोन में ही रहेगी वो, ठीक है, ठीक बात है। फ़ोन में डाउनलोड करके फ़ोन में रखोगे तो फ़ोन में ही रहेगी। उसके बाद आप और फोटो ऐड होती रहेंगी गैलरी में, वो फोटो चली जाएगी नीचे, ठीक है। दीवार पे चिपका के रखोगे तो उसके ऊपर कुछ और नहीं चिपकाओगे, सामने दिखेगा बार बार, ठीक है, ठीक है। चलिए ज़रा देखिए कुछ नाम है, ठीक है, वेटलैंड्स के कुछ नाम है, ज़रा एक बार देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों का मिक्स करके आप देखिए ज़रा। लद्दाख में आप देखिए ज़रा 2 वेटलैंड के नाम आपको दिख रहे हैं वहाँ पर। एक का नाम क्या है? सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, सबसे ऊपर आपका लिखा है सोकर वेटलैंड, उसके नीचे क्या है? सोमोरीरी, है ना। 2 वेटलैंड के नाम आपको वहाँ पे दिख रहे हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर में आप देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? सुरिनसर मानसर लेक दिख रही है। उसके ऊपर आपको दिख रहा है होकेरा वेटलैंड, होकेरा वेटलैंड के ऊपर आपको दिख रहा है हाईगम वेटलैंड, उसके ऊपर आपको दिख रहा है वुलर लेक, और वुलर लेक के ऊपर आपको दिख रहा है
शलबुग वेट लैंड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपको ऊपर अपने जम्मू कश्मीर उधर लद्दाख वगैरह में दिख गई। बगल में आपका हिमाचल प्रदेश और वहां पर आपको दिख रहा है चंद्रताल वेटलैंड, दिख रहा है चंद्रताल वेटलैंड। फिर पोंग डैम लेक, वो पोंग डैम लेक है। आप जरा मुझे बताइए पोंग डैम कौन से रिवर के ऊपर है? ब्यास के ऊपर है पक्का? पक्का ब्यास के ऊपर है, ब्यास के ऊपर ही है ना पोंग डैम, ठीक है। तो पोंग डैम लेक हो गई। फिर रेणुका लेक होगी, रेणुका वेटलैंड जो भी आपको बताया सबसे छोटी वाली रामसर साइट है, ठीक है। और आप देखिए, चलिए उसके बाद आप देखिए एक वेटलैंड है जिसका नाम क्या है, इधर पंजाब की तरफ आप आइए जरा, इधर आप देखिए पंजाब में आप ऊपर आएंगे तो एक आपको लेक दिख रही है जिसका नाम क्या है, कंजली लेक, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। फिर ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, उसके बाद आपको दिख रहा है हरिके लेक, वो हरिके लेक है, हरिके वेटलैंड है, हरिके रामसर साइट है, सब कुछ है, ठीक है। वहाँ पे वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक स्पेशल कोई स्पीशी है जो कि हरिके लेक में मिलती है, इसलिए उसको बनाया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद ये नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको दिख रही है, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वो वेटलैंड भी है, वो रामसर साइट भी है। और नंगल जगह कहाँ पर है आपको पता है, वो भाखड़ा और नंगल वाला जो आपका डैम है, ठीक है। तो नंगल कहाँ पर है, पंजाब हिमाचल बॉर्डर के ऊपर एक जगह है जिसको बोलते हैं नंगल, ठीक है। उसके बाद आप आइए जरा, आपको दिख रहा है एक रोपड़ लेक, तो रोपड़ भी कहाँ पर है आपका, पंजाब के अंदर है, ठीक है। फिर और कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मतलब ये वेटलैंड है। आप इधर आइए जरा नीचे, पहले जो नई ऐड हुई है आप वो देखिए। एक जगह लिखा है ठोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लिखा है इधर, लिखा है गुजरात, जहां पर लिखा है वहां पे लिखा है, दिख रहा है गुजरात के ऊपर दिखता है, क्या लिखा है, ठोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि नई एडिशन है, जो कि कहां पर है, गुजरात के अंदर, ठीक है। फिर है आपकी नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, ये नल सरोवर बर्ड सेंचुरी जो है ये भी आपकी एक बर्ड सेंचुरी है जो कि गुजरात के अंदर है। और जब हम अलग अलग टाइप के नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखेंगे तो ये बर्ड सेंचुरी जो है उसको भी देखेंगे। ज़्यादा बर्ड सेंचुरी हमारे एग्जाम के लिए काम की नहीं है। एक ये नल सरोवर बर्ड सेंचुरी है, एक और बर्ड सेंचुरी होती है जो कि साउथ में कर्नाटका में होती है, ठीक है, रंगनाटिट्टू नाम है उसका, ठीक है, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे आगे चल के, ठीक है। फिर नीचे आप देखिए तो एक जगह आ गई जिसको बोला है थाने क्रीक। अभी एक एक नाम नहीं बता रहा मैं आपको, कुछ बता रहा हूँ बेसिक चीज। क्रीक आ गया, इसका मतलब क्रीक हमने पढ़ा वेटलैंड में क्रीक हो सकता है, ये आपको डायग्राम बताई, ठीक है। तो वहाँ पे थाने में एक क्रीक है जो कि ऐड हुआ है, महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। अभी थाने तो नाम से आपको पता चल जाएगा महाराष्ट्र में, ठीक है। इसलिए सारे आप बोलो हमें एक एक करके याद नहीं आ रहे, वो सब याद हो जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे याद करने हैं, ठीक है। फिर लोनार लेक आपको पता है महाराष्ट्र में वेटलैंड भी है और रामसर साइट भी है, ठीक है। फिर एक नई एडिशन है जो कि महाराष्ट्र में है, जिसको बोल रहे हैं नंदूर माधामेश्वर वेटलैंड, ठीक है, जो कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। लोनार लेक आपको दिख गया। फिर एक गोवा में एक नया एडिशन हुआ जिसको बोल रहे हैं नंदा लेक, गायब हो गया। ठीक है, ये देखिए जिसकी बात अभी मैंने की थी वो नीचे उसका नाम लिखा है रंगनाटिट्टू बर्ड सेंचुरी, दिख रहा है, दिख रहा है, कर्नाटका के अंदर, ठीक है, रंगनाटिट्टू बर्ड सेंचुरी, ठीक है। फिर आप देखिए वेम्बनाड लेक हो गया, अष्टाईमुडी लेक हो गया, सष्टाकोटा लेक हो गया, ये सारे आपको पता है केरला के अंदर है ना। ये आपने ऐसे ही पढ़े हैं, वेम्बनाड लेक पढ़ी है हमने, और कौन सी अष्टाईमुडी वेटलैंड, ये सब हमने ज्योग्राफी में भी देखे थे, ठीक है। तो नाम ऐसे हैं कि आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जरा आप इस तरफ आएंगे, तमिलनाडु में कुछ इंपॉर्टेंट नाम जो होते हैं, जैसे कोलेरू लेक, कोलेरू लेक आपको पता है, ठीक है, नहीं पता है तो हम देखेंगे, ठीक है। कोलेरू लेक हो गया, पुलिकट लेक हो गया, चिलिका लेक हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं इंडिया की, ठीक है। तो कोलेरू लेक हो गया, ठीक है। उसके नीचे आप देखें एक इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ और बर्ड सेंचुरी जिसको बोल रहे हैं पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, ठीक है। उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो ये क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है और मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है। उड़ीसा के कुछ एक आध इंपॉर्टेंट नाम तो आपको एकदम देखते ही पता चलेगा, चिलिका लेक पता चल जाएगा कहाँ है, उड़ीसा के अंदर है। फिर बिटरकर्णिका मैनग्रूव है ना, तो बिटरकर्णिका रिवर है, बिटरकर्णिका बीच है, वो सारी चीजें आपने देखा, ठीक है। फिर और क्या है,
अनसुपा लेक, तो ये नया एडिशन है किसके अंदर, उड़ीसा के अंदर, ठीक है। और एक तंपारा लेक, ये दोनों नए एडिशन है जो कि उड़ीसा के अंदर आए हैं, ठीक है। साथ में आपको दिख रहा है वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में आपको दिख रहा है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड और एक सुंदरबन वेटलैंड, ठीक है। तो ईस्ट कोलकाता आपको मैंने बताया, सुंदरबन से पहले एक ही वेटलैंड था वेस्ट बंगाल के अंदर जिसको बोलते थे ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, ठीक है। नींद आने लग गई, अब लग रहा है क्लास खत्म करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। ठीक है, जरा देखिए आप आगे। फिर आपको दिख रहा है असम के अंदर एक वेटलैंड है जिसको क्या बोलते हैं, दीपर बील, दिख रहा है दीपर बील, ठीक है, दिख रहा है, ये लिखा है दीपर बील, एरो कहां पर है, असम के अंदर, बील वहां पर लेक को बोलते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, असम में, असमीज में, ठीक है। फिर आपको लोकटक लेक दिख रही है साइड में, जो कि कहां पर है, मणिपुर के अंदर है, ठीक है। लोकटक लेक की क्या खास बात होती है, फ्लोटिंग लेक है, अच्छा, और फ्रेश वाटर लेक है, अच्छा, और लोकटक लेक पे एक चीज मिलती है, एक डांसिंग डियर, है ना, हम देखेंगे उसको आगे चल के, ठीक है, ठीक है। फिर आपको ये छोटी सी एक स्टेट दिख रही है जहां पर है आपका रुद्र सागर लेक, ये कौन सी स्टेट है, त्रिपुरा, है ना, कौन सी जगह होती है ये, त्रिपुरा, ठीक है। फिर आपको दिख रहा है क्या, आपको दिख रहा है बिहार, बिहार में आपको दिख रहा है कब्बरताल वेटलैंड, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर लिखा है, ठीक है, कब्बरताल वेटलैंड बिहार के अंदर। और कुछ जो हैं साइट्स जो कि कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे सुर सरोवर है, समान बर्ड सेंचुरी है, रखीरा बर्ड सेंचुरी है, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी है, तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं। फिर बीच का जो आपको मध्य प्रदेश दिख रहा है वहाँ पर भोज, है ना, तो भोज आपको पता है, भोज वो राजा भोज, है ना, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, है ना, वो वाला भोज कहाँ पर, मध्य प्रदेश के अंदर, और वो कहाँ पर पड़ेगा, एमपी के अंदर, भोज वेटलैंड, ठीक है। और एक और है सिरपुर वेटलैंड, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कहाँ पर बन गए, किसके अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। फिर आप बीच में देखिए एक और दो नाम है, ठीक है, हीराकुंड रिजर्वायर, है ना, तो हमने देखा था हीराकुंड डैम है जो कि कहाँ पर था, हीराकुंड डैम कहाँ पर था, उड़ीसा में था, पक्का, महानदी के ऊपर था, पर हीराकुंड डैम था कहाँ, उड़ीसा में कि छत्तीसगढ़ में। चलिए नीचे आप देखिए एक और नाम लिखा है क्या, सतकोशिया, ठीक है, लिखा है हीराकुंड रिजर्वायर के ऊपर लिखा है सतकोशिया, ठीक है। तो सतकोशिया क्या है, एक्चुअल में एक टाइगर रिजर्व, सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, ठीक है। वहां से आपका जो है छोटा सा उसका एरिया होगा जहां पर वेटलैंड उसको बना दिया होगा, ठीक है। तो बहुत सारे नाम ऐसे आएंगे इसमें जो कि आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती है सेम नाम की बर्ड सेंचुरी भी हो सकती है, सेम नाम का टाइगर रिजर्व भी हो सकता है, सेम नाम का रामसर साइट भी हो सकती है, ठीक है, ठीक बात है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के नाम आ सकते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, ये सिर्फ मैंने आपको ऐसे सिर्फ एक बार ही दिखाया, ठीक है, इधर था नहीं, मैंने निकाल के रखा था कि आपको चलो दिखाएंगे। तो अलग अलग टाइप के जो रामसर साइट्स हैं इंडिया में उसके नाम, ठीक है, एक बारी आपने सुन लिए, अब आप इसको एक बारी सिर्फ इसको आप जो है घर पे जाके एक बारी देखें, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके आगे पहुंचेंगे कहीं पर धीरे करके, और फिर जब अलग अलग टाइप की स्पीशी पढ़ लेंगे कौन सी कहाँ पर मिलती है, फिर वापस से आएंगे रामसर साइट्स के ऊपर, ठीक है। फिर देखेंगे कि भाई ये स्पीशी जो थी ये उस रामसर साइट पे मिलती थी, ठीक है। अभी के लिए काफ़ी है इतना, चलिए फिर आप फिलहाल के लिए इसको आप घर पे पढ़िए, ठीक है। चलिए ओके, मिलते हैं मंडे को, मंडे को शायद आपकी छुट्टी होगी, ठीक है, मुझे कुछ काम है मंडे को, ठीक है, हो सकता है, अगर पक्का नहीं है अभी, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे, ठीक है। कोई डाउट होगा तो आप कोई डाउट है, लाइट ज़्यादा तेज है ना, आपके उधर वाली ज़्यादा, इसीलिए मैं आपके बंद करता हूँ, आप इसको तार को उधर लगा दीजिए, है ना, पीछे वहाँ से लाइट आ रहा है। कोई डाउट है अभी तक आपको, समझ आ रहा है, ठीक है। अभी कौन सा को याद कैसे करना है, थोड़ा बहुत तो आइडिया मैं भी आपको दे दूँगा, ठीक है। वो नाम आप उसको तोड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा नाम होता है, ठीक है। आप उसको तोड़ोगे ना नाम को, तो आपको जैसे आगरा वागरा में जहाँ पे थाने का है तो ऐसी जगह होगी तो जगह के नाम, ठीक है। और फिर वो जो रंगना टिट्टू टाइप के साउथ वाले होते हैं ना, वही ज़्यादा
ठीक बात है। अपने लिए तो साउथ वाले नाम मुश्किल है, साउथ वालों के लिए हमारे यहाँ वाले नाम मुश्किल नहीं है, लेकिन अब किसी के घर के बगल में होगा अपना किट्टू तो भाई उसको एग्जाम में आ जाएगा तो उसके लिए तो आसान ही हो गया ना। ठीक है, ठीक बात है। ऐसे कभी सवाल आ जाते हैं कभी यूपीएससी में कि एक बार क्या आ गया था, सियाचिन ग्लेशियर जो है वो उसके नॉर्थ साउथ में से तो है ना, हम यहाँ रहते हैं तो हमें एक अंदाजा है कि भाई यहाँ पर पड़ता है, तो क्या मतलब कोई दूर रहता हो जो उसको अंदाजा ना हो। ठीक है, तो ये तो जो है ज्योग्राफी के हिसाब से थोड़ा बहुत आपको किसी किसी चीज के बारे में पता होगा, किसी चीज के बारे में नहीं पता होगा। ठीक है, पर हम अंदाजा कोशिश करेंगे कि एग्जाम में आप लोग ढूंढ पाओ कौन सी जगह कहाँ पर है। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इसको करते जाके देखिए। ठीक है।